लिखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, रियल गैसेस उनके लिए क्या इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है? देखो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट आप जानते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जानते हो कि नहीं जानते हो? और वैसे यस रियल सर। गैसेस के लिए भी होती है, लेकिन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं होती। रियल गैसेस के अजम्पशंस क्या होते हैं कि उसमें साइज ऑफ, सॉरी, आइडियल गैस के अजम्पशंस आपको पता है? यस साइज सर, ऑफ द आइडियल साइज ऑफ गैस द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इज negligible as नेग्लिजिबल, compared to the है ना दोस्त? volume of हाँ container. बताओ तो सर, वंडरवॉल इक्वेशन, वायरल नहीं विरियल इक्वेशन। ठीक है भैया, चलो लिखो, लिखो जरा जो हेडिंग हमने लिखवाए थे, फिर से वही लिखवा देते हैं। वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट नंबर 1, क्या लिखवाया था आपको? वॉन डर वॉल, वॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। रियल गैस को जस्टिफाई करने वाली 4 इक्वेशन ऑफ स्टेट प्रपोज की गई हैं। जैसे कि आपको आइडियल गैस के एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग वन इक्वेशन ऑफ स्टेट पी इज इक्वल टू एनआरटी जानते हैं ना, उससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाती है, रादर सारी प्रॉपर्टीज आइडियलिटी की एक्सप्लेन हो जाती है। रियलिटी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन से सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं होती, उनके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक से ज्यादा इक्वेशन की। रादर बहुत सारे केमिस्ट ने, साइंटिस्ट ने मिलकर अपनी इक्वेशन प्रपोज की, एक वॉन डर वॉल थे, एक वेरियल थे, डाइट्रीसी थे, बर्टलॉट थे, इन लोगों ने अपनी इक्वेशंस प्रपोज की। इन इक्वेशन से क्या होगा, जितनी भी रियलिटी की गैसेस की रियलिटी में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब के सब एक्सप्लेन होती हैं। तो वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट एक बोली जाती है। तुम बोलोगे इक्वेशन होती क्या है, अभी बता रहे हैं आपको, अभी आइडियल से कंपेयर करेंगे ना। दूसरी वाली हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, वेरियल, VIR, वेरियल। ये IIT JEE एडवांस 2001 में पूछी गई है, या बीच में एक आध बार और पूछी गई है जो हमको याद है। अब उसके बाद से ऐसे फ्रिक्वेंटली तो नहीं पूछी गई। वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट ये भी होती है जो रियलिटी में गैसेस को एक्सप्लेन करती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। और फिर उसके बाद आता है बर्थलॉट, ऐसे बर्थलॉट इक्वेशन ऑफ स्टेट। एंड लास्ट में एक आती है आपकी डाइट्रीसी, है ना, ऐसे इक्वेशन ऑफ स्टेट। तुम बोलोगे सर हमने तो सुना है शायद वॉन्डरवॉल, जैसे कुछ लोग होते हैं क्या है, कभी कभी पढ़ के आते हैं पहले से, तो बोलते हैं सर हमने सुना है वॉन्डरवॉल, बाकी वाले हमने सुने नहीं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वॉन्डरवॉल के अलावा आपको ना पता हो, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम एक एक करके बताते हैं इन सारी इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को। आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पता है क्या होती है? आइडियल गैस की, आइडियल गैस की जानते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बहुत बढ़िया दोस्त, आइडियल गैस होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसको लिखते टाइम क्या होता है कि आइडियल गैस के अजम्पशंस होते हैं कि साइज ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स जो होती है इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, है ना। और बोलते हैं कोलिजन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, देयर इज नो इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल एट एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर। प्रेशर कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, व्हेन मॉलिक्यूल्स आर फ्यू डायमीटर अपार्ट, फार अपार्ट या क्लोज एनफ, कभी भी आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगेगा। इसलिए हमने बोला था देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल एट एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर, irrespective of pressure applied to a system। चाहे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल कितने भी नजदीक हो जाए, कितने भी दूर हो जाए, उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस नहीं लगने वाले। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर ट्रीटेड एज सॉलिड हार्ड स्फीयर्स, है ना, एकदम पॉइंट होते हैं वो। तो अगर इस रूम में हम लोग मान लें सारे सारे आइडियल गैस मॉलिक्यूल हैं, तो आइडियलिटी में उनका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपैरिजन में कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, भले ही बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपैरिजन में उस वॉल्यूम को हम लोग कंसिडर करते हैं, है ना दोस्त, समझ में आ रहा है भैया? अब देखिए दोस्त, एक एक करके हम बताते हैं। जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो वॉन्डरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट अभी आपको बताएंगे इनका बेसिस भी। तो वॉन्डरवॉल में क्या करते हैं, पी की जगह ये रख देते हैं पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। सुनो अभी, और जो वॉल्यूम है ना आइडियल वाला, उसकी जगह लिखते हैं वी माइनस एन डी, अभी बता रहे हैं, और इज इक्वल टू एन आर टी। तो एन आर टी राइट साइड में सेम है, लेफ्ट साइड में हमने क्या किया, पी की जगह क्या रखा हुआ है, पी की जगह पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, और वी की जगह क्या रखा है, वी माइनस एन बी, है ना दोस्त। ध्यान देना भैया, अभी आज भी हम क्लास में डिफरेंशिएशन करवाएंगे और 4 घंटे क्लास में तुम लोग को झेलना पड़ेगा। पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है दोस्त। कोई बोले सर वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा वॉन्डरवॉल याद कैसे करोगे, अरे पी की जगह पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर को बोलोगे स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या होते हैं, ये कांस्टेंट्स होते हैं, अभी बताते हैं। इसलिए
एक बार यही में ये भी पूछा गया है, स्मॉल ए और स्मॉल बी की यूनिट्स पूछी गई हैं, तो स्मॉल ए स्मॉल बी की यूनिट्स कैसे निकालोगे? यूनिट डायमेंशन से निकालोगे ना। अरे सेम डायमेंशन वाली चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपको कैलकुलेट कर सकते हो, जितनी प्रेशर की यूनिट होगी वही एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की यूनिट होगी। तो एन की यूनिट मोल्स होती है, वी की यूनिट आप वॉल्यूम जानते हो, एमटीएस में भाई मान लो जो भी मीटर क्यूब ले लिया, लीटर ले लिया आप किसी पर्टिकुलर यूनिट में, तो स्मॉल ए की यूनिट आ जाएगी, वॉल्यूम में एनबी की यूनिट क्या हो जाएगी? वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी। सेम यूनिट वाली चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना भैया। अभी बताएंगे आपको वन बाय वन, जब एक एक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो। कोई पूछे सर विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, तो यहाँ पे बोलते हैं पीवी बाई आर टी ऐसे करके, है ना, रुक जाओ अभी, ऐसे पीवी बाई आर टी करके लिखा हुआ है, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पे ऐसे एम लिखते हैं, एम बोले तो मोलर वॉल्यूम है ना। अभी सब डिटेल में बताएंगे, अभी तो हम एक बार लिख दे रहे हैं ना, डिराइव अभी करवाएंगे, तो फिर भी अगर किसी कोई पूछे इक्वेशन होती क्या है तो आप लिख के बता दे रहे हैं, डिराइव अभी करवा देंगे। वो जानते हो बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो? नो यस सर। सर, यस सर। कोई बात नहीं, चलो हम बता देंगे ना अभी। क्या भाई साले हम पढ़ा रहे हैं, बीच में बोलना नहीं। पीवीएम बाई आरटी की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, 1 प्लस ए अपॉन वीएम प्लस बी अपॉन वीएम स्क्वायर एंड डैश 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 ऐसे, बस ये हो जाएगा। ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर वेरियल। वेरियल के बाद आता है बर्थलॉट वॉन्डरवॉल जैसा होता है ऐसे, पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन टी वी स्क्वायर, बस एक नया टी आ जाता है, बस ये प्रेशर के साथ ऐड हो जाएगा, और v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अभी डिराइव करवाएंगे वन बाय वन, परेशान ना हो दोस्त, मतलब एक बार पता भी तो होना चाहिए, मतलब रिजल्ट पता है तो अभी अपने आप समझ जाओ थोड़ा थोड़ा करके। और लास्ट में आता है हमारा डायट्रीसी इक्वेशन ऑफ स्टेट, वो एक्सपोनेंशियल होती है, ऐसे लिखा जाता है, P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी, ये हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस ए अपॉन वी आर टी। ये चार इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होती हैं जिनसे किसी भी पर्टिकुलर रियल गैस को सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। तुम बोलोगे सर वॉन्डरवॉल फिर सारे बुक्स में क्यों फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, यही इक्वेशन क्यों लिखते हैं? एक्चुअली में जो लिक्विफैक्शन की टेंडेंसी होती है किसी गैस की, जनरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है गैसेस को लिक्विफाई करने वाली, वो लिक्विफाई करने वाली टेंडेंसी वॉन्डरवॉल से एक्सप्लेन होती है। इसीलिए हो सकता है आपके स्कूल में वॉन्डरवॉल बताया गया हो, या हो सकता है आपको कहीं देखा हो ये वाली इक्वेशन, बाकी सारी इक्वेशंस नहीं देखते हैं। तो सिर्फ लिक्विफाई होना ही रियल गैस की प्रॉपर्टी थोड़ी होती है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है रियल गैस की भाई। कोलिजन इनएलास्टिक भी होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक थोड़ी होते हैं, उनके साइज भी बहुत तरीके वैरी करते हैं, उनके स्पीड और बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी वैरी कर सकती हैं। तो उन सारी प्रॉपर्टीज को बाकी इक्वेशंस की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो एक्सप्लेन होती है वॉन्डरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट से। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वॉन्डरवॉल ही है, और वॉन्डरवॉल से हम अभी लिक्विफैक्शन बताएंगे, कैसे किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं। आप कॉपी कर लो इनको जरा, वन बाय वन ये सारी गैस इक्वेशंस जो है इन्हें आप कॉपी करिए एक एक करके। आप फिर से चाहो तो इनको अलग से कहीं पे लिख लो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से मैच करते हुए हमने दिखा दिया कि पी वाले में बस पी प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो गया, वी की जगह वी माइनस एन बी हो गया है, और एनआरटी राइट साइड में वैसे ही। सर ई टू दी पावर क्या है? ई टू द पावर माइनस ए, ऐसे माइनस स्मॉल ए अपॉन वी आर टी, और स्मॉल ए कॉन्स्टेंट्स है, अभी बता रहे हैं आपको कॉन्स्टेंट क्या क्या है, एक बार लिखो फिर सब बताते हैं। ये चार इक्वेशन ऑफ स्टेट है। फोर इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, वन बाय वन एक्सप्लेन अभी करते हैं इनको। पहले आप एक लिखो वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखो, फिर उसके बाद विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। विरियल और वॉन्डर वॉल पूछे गए हैं आईटी में, ये दोनों आज तक पूछे नहीं नीचे वाली, लेकिन विरियल भी आ चुकी है और वॉन्डर वॉल भी आ चुका है। विरियल में तो इतना पूछे एक बार, ये बी लिखा है, बी कैपिटल बी, इस बी पे क्वेश्चन आया हुआ कि सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू बताओ। अरे वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, कैपिटल ए को बोलते हैं फर्स्ट वेरियल कोएफिशिएंट, कैपिटल बी को सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट। तो एडवांस में ये आ चुका है सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट, इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए। मेन वाले कभी नहीं पूछते, मेन वाले ज्यादा से ज्यादा वॉन्डरवॉल तक जाते हैं, नहीं तो वो आइडियल गैस पे हमेशा लगे रहते हैं। चलो करो दोस्त।
ये इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है ना आपकी, जल्दी इनको कॉपी कर लो। अरे ऑनलाइन वालों रुक जाओ, पहले ऑफलाइन कॉपी कर लेने दो। जल्दी करो भैया। जब इसको कॉपी कर लो, अच्छा ये ऑनलाइन वाले, ये ऑफलाइन वाले जल्दी करो भैया, अभी बहुत धीमे लिख रहे हो बे। अरे बाकियों को तो करने दो यार। जल्दी करो दोस्त। ये अब कितना, अभी तुम बर्तलाट पहुंचे हो क्या भैया? खोपड़े बैठो साले, हाथ नहीं चल रहा है तुम्हारा, धीमे धीमे लिखते हो। चलो देखो दोस्त, चलिए लिखिए फिर से वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताते हैं। वॉन डर वाल, अलग से लिखो उसको, वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। और उसी को एक्सप्लेन करते हैं, उसके कांस्टेंट्स की वैल्यूज बताते हैं, जो आ चुका है जेई में क्वेश्चन उन पे, वो बता देते हैं। आप करना शुरू कर दो। जो वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, फिर से लिखिए अपनी कॉपी में अलग से। अब बार बार देखना नहीं कि वही बार बार रिपीट कर रहे हो, अब तक याद हो गया होगा। वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट की डेफिनेशन आपको पता है, जैसे आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन जिससे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हैं ना भैया। तो क्या लिखोगे इसमें, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इनमें सब कुछ एक्सप्लेन करो एक एक, पहले एलिमेंट्स के मतलब जो लिखे हुए हैं कॉन्स्टेंट्स उनके बारे में बताते हैं। जल्दी लिखिए, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना दोस्त। चलिए शुरू करिए। स्मॉल a एंड b आर नोन एज वॉन डर वाल कांस्टेंट्स। लिखो, स्मॉल a एंड b are known as van der Waal constants. Small a and small b are known as van der Waal constants. Van der Waal constant. Small a and small b are known as van der Waal constant. है ना दोस्त? Yes sir. यूनिट्स ऑफ ए एंड बी कर सकते हो? यूनिट्स नहीं निकालोगे तो लिखो यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। हाँ ठीक है दोस्त, बता रहे हो, बाकी लोगों को बताने दो। यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, तो यूनिट एंड डायमेंशन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो भैया सेम डायमेंशन वाली चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर की यूनिट होगी। तो इसका मतलब है एन की यूनिट और अपॉन वी इसकी एन स्क्वायर का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये मोल का स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया ना। और तो एक यूनिट निकाल लोगे, अरे प्रेशर इज इक्वल टू मोल स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू ए, ऐसे तो आएगा एक यूनिट आ जाएगी। सिमिलरली आप बी की यूनिट के लिए क्या करोगे, वी माइनस एन बी, वॉल्यूम का यूनिट है तो एन बी की भी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो बी की वैल्यू क्या, मीटर क्यूब मोल इनवर्स आएगा। अरे बी का तो साफ साफ समझ में आ रहा है, लिखो जल्दी से कॉपी में। बी की यूनिट पहले लिख लो, मीटर क्यूब अपॉन मोल या मीटर क्यूब मोल इनवर्स। मीटर क्यूब और मल्टीप्लिकेशन में मोल इनवर्स कर लो या मीटर क्यूब अपॉन मोल, है ना। एक यूनिट भी अपने आप अकॉर्डिंगली वैसे ही मैनेज कर लो, एक यूनिट। अरे सेम यूनिट वाली चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही, हाँ ठीक है दोस्त, ठीक है, बाकी लोग कर लो, बहुत बढ़िया बता रहे हो दोस्त। ए वाला बी की यूनिट जो आ रही है वो आ रही है मीटर क्यूब मोल इनवर्स। ए की यूनिट क्या आएगा दोस्त, ए का यूनिट क्या, एटीएम में नहीं, सुन तो लो दोस्त। जब हमने मीटर एमकेएस यूनिट की बात कर रहे हैं, तो अगर वॉल्यूम वाले में मीटर की बात किया तो पास्कल नहीं, न्यूटन ऐसे कर लो ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका प्रेशर की यूनिट।
और मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा दोस्त? क्या वो मीटर क्यूब आएगा? तो मीटर की पावर 6, मीटर की पावर 6 है, v स्क्वायर है अपॉन मोल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक यूनिट कुल मिला के न्यूटन मीटर की पावर 4 और मोल इनवर्स का स्क्वायर, ये आएगा दोस्त। कुछ गलत लिखे हैं क्या? एमकेएस यूनिट की बात कर रहे हैं। अरे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उधर प्रेशर के यूनिट हो गया था, फोर्स पर यूनिट एरिया करके देखते हो। और ये v स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करोगे तो v की यूनिट m क्यूब होती है, तो m की पावर 6, एन मोल की यूनिट होती है तो मोल स्क्वायर, एक यूनिट यही हो जाएगी दोस्त। समझ में आ रहा है भैया? बहुत बढ़िया दोस्त, ये हो जाएगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए लिखिए। फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई बोले ये सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एक्चुअली में फिजिकल सिग्निफिकेंस, हर चीज का मीनिंग होता है ना, मीनिंग। इक्वेशन देख के मीनिंग कैसे बताओगे? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए बताओ दोस्त, हम बताते हैं तुमको। हाँ लिखो, ये जो ए होता है ए, हाँ बहुत बढ़िया दोस्त। ए वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन मतलब लिक्विफाइड। A is directly proportional to ease of liquefaction, बताने दो भैया। A is directly proportional to ease of liquefaction। किसी भी गैस का A जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब वो सबसे इजीली लिक्विफाई हो सकती है। जितना ज्यादा A होगा उतना ज्यादा इजीली लिक्विफाई हो सकती है। समझ रहे हो भैया? कोई बोले और क्या है इसमें? फिर लिखिए, A is directly proportional to intermolecular force of attraction between gas molecule। A is directly proportional to intermolecular force of attraction between gas molecule। A is directly proportional to intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction between gas molecule। वही लिख लो भैया, उसी में नीचे थोड़ा जगह है, intermolecular force of attraction between gas molecule। समझ रहे हो दोस्त? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। अब तुम बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? अच्छा एक बात बताओ, आपको जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे तो हमने बोला था इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस करके। डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो आप एक बात बताओ, अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी कुछ पता है, तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे, हम वैसे जनरली आपके एनालिटिकल एबिलिटीज के बेसिस पे हम बस ये चेक करना चाहते हैं कि अमोनिया पोलर होता है, आपको पता है? समझ रहे हो? अमोनिया और मेथेन में इजीली किसको लिक्विफाई कर सकते हो और क्यों लिक्विफाई कर सकते हो इजीली बताओ? और किसका ए तुमको लग रहा है ज्यादा होगा? अमोनिया को इजीली कर सकते हम ये पूछ रहे हैं ए अमोनिया ज्यादा होगा या ए मेथेन ज्यादा होगा, और क्यों होगा? अगर जिसका भी ज्यादा पता होगा। ए अमोनिया ज्यादा होगा। बहुत प्यारा दोस्त, ए वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए है, किसका ज्यादा होगा? तो सुनो हमारी बात सुनो, या किसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं? अच्छा अमोनिया को लिक्विफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे भी अमोनिया गैस होगी, अमोनिया गैस होगी, मेथेन गैस होगी, हर जगह ट्रेसेस में सब कुछ पड़ा रहता है। आप लिक्विफाई करना चाहते हो, तो लिक्विफाई करना चाहते हो तो इसका मतलब गैसेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी तो लगने चाहिए बे। तो अमोनिया मॉलिक्यूल जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल है, तो बिटवीन टू अमोनिया मॉलिक्यूल्स और बिटवीन टू और मोर अमोनिया मॉलिक्यूल्स क्या होगा? डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, और स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती है वो हायर एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मेथेन नॉन पोलर है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है उसकी, टेट्राहेड्रन परफेक्ट होता है वो, डायपोल मोमेंट 0 है। तो बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन अगर आप चेक करोगे देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स, या अगर अट्रैक्टिव फोर्स है भी तो उसको वॉन डेर वाल फोर्स बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स, यही तो जानते हो आप लोग। बहुत वीक फोर्स लगता है इनमें, बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता है, या वीकेस्ट फोर्स लगता है, और ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। बताओ भाई समझ में आ रहा है? तो अगर इसके बीच में डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो इसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब इसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हो भैया, तो इसका मतलब इसका वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए ज्यादा होगा। ठीक है दोस्त?
तो हमने क्या पूछा था? कुछ नहीं बोला था। तो लिखो, उसके नीचे लिखो जरा, ए अमोनिया, ऐसे लिखो, ए अमोनिया इज ग्रेटर देन ए मेथेन। लिखिए पहले वहीं पे, कहीं लिखो जरा, ए अमोनिया इज ग्रेटर देन ए मेथेन। ए अमोनिया इज ग्रेटर देन ए मेथेन, है ना दोस्त? इसका मतलब है अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड more easily, ammonia can be more easily liquefied as compared to methane. Ammonia can be more easily liquefied, ammonia can be more easily liquefied as compared to methane. Ammonia can be more easily liquefied as compared to methane. उसको easily liquefy कर सकते हैं because आप लिख सकते हो there is dipole attractive forces exist between ammonia molecule, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स। ये केमिकल बॉन्डिंग में आपको बता चुके हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में, कि डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स। डायपोल अट्रैक्टिव जो होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स। तो अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल है, तो बिटवीन अमोनिया जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए अमोनिया का लिक्विफैक्शन इजी होगा। तो डायरेक्टली ही आप एनालिटिकल एबिलिटीज अपने आप यूज करके बता सकते हो अमोनिया का जो ए होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मीथेन, है ना दोस्त? ठीक है भैया। सर आपने मीथेन के बाद क्या बोला था? अब पता नहीं, बहुत बातें बोली, अब तुम क्या लिख रहे हो? पता नहीं क्या पूछ रहे हो। सबको समझ में आ गया दोस्त? अमोनिया इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है क्योंकि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अगर कोई पूछे मेथेन में कौन सा फोर्स लगता है तो आप मेथेन में बोलोगे कि इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आप जान चुके हो ना स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बहुत अच्छे दोस्त। तो कोई बोले ठीक है, यहाँ तो आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच, और एक चीज और आ जान लो आप, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि अमोनिया लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है। उससे नहीं समझ पा रहे हो कि अट्रैक्टिव फोर्स ही तो होता है जो बहुत ज्यादा होता है, तभी तो लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ऑब्वियसली जो लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते होंगे वो बहुत ज्यादा पोलर होते होंगे। बहुत ज्यादा पोलर का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ उसमें हाइड्रोजन लगा होता होगा ना भैया। अबे आप एक बात बताओ, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब वो वेपर स्टेट में रहे होंगे तो वेपर स्टेट में उन्हें पोलैरिटी भी तो बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स से तो होता है, बताया हुआ ना आप लोगों को। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स, इसका मतलब है कि वहां पे कुछ ज्यादा ही पोलैरिटी होती है, इसलिए उसकी एक अलग कैटेगरी बना दी गई, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दिया गया। तो इसका मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होते हैं वो वेपर स्टेट में उनका लिक्विफेक्शन फार मोर इजी एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? समझ में आ रहा है दोस्त? बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें, चलो ठीक है, हाँ ठीक है दोस्त, वे तो वैसे हो गया, तो आप समझ गए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही लिखवाया था ना हमने, कॉपी किया हो, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है ना दोस्त, ये क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वाला चीज, ए के बारे में और बता देते हैं। कोई पूछे सर एक बात बताइए हमको, हम आप लोगों से पूछते हैं, अगर नॉन पोलर मॉल, अभी लिखना नहीं तुम लोग, पहले सुन लो, हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आपके पास नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन बोले तो CH3 CH2 नॉर्मल पेंटेन जानते हो? CH2 ये नॉर्मल पेंटेन है ना। एन पेंटेन में स्मॉल एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं इसको। 5 कार्बन है ना, तो इसको नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन बोलते हैं। और एक नियो पेंटेन होता है, नियो पेंटेन नहीं जानते? कॉमन नेम है ये, ऐसे C के बाद CH3 और CH3, इसका नाम होता है नियो पेंटेन। ये नियो पेंटेन है और ये नॉर्मल पेंटेन है। इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास है, जरा ध्यान से देख लो। नियो पेंटेन और नॉर्मल पेंटेन के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास है, C5H12 इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इनके मॉलिक्यूलर मास अकॉर्डिंगली आप निकाल लोगे C5H12 के अकॉर्डिंग। हम ये पूछना चाहते हैं दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है और दोनों ही नॉन पोलर हैं। हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं, जानते हो हाइड्रोकार्बन भाई, जो एल्केन्स जनरली एल्केन नॉन पोलर होते हैं, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर।
अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, बताओ ए किसका ज्यादा हो, ए नॉर्मल पेंटेन का ज्यादा है या ए नियो पेंटेन का ज्यादा है, और क्यों ज्यादा है, या किसको इजीली हम लिक्विफाई कर सकते हैं। तो सुनो, बात सुन लो हमारी, हम डायरेक्ट बता देते हैं। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, या ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं बे, समझ में आ रहा है? अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर एक बीकर हमने ले लिया नॉर्मल पेंटेन का, एक बीकर, दो बीकर है आपके पास, एक बीकर में नॉर्मल पेंटेन फिल कर लो, एक बीकर में नियो पेंटेन फिल कर लो, आप बताओ किसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लग रहा है? नियो पेंटेन। एनीबॉडी, कोई है? नियो भाग साले, कुछ भी बताओगे क्या? चलो हम बताते हैं। सरफेस एरिया मिनिमम जैसे ये है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट है ये। अब ठीक है, हम जैसे दो पेन ले लेते हैं, दोनों पेन को हम ऐसे, जैसे आप एक काम करो वैसे पूछ रहे, आप फुटबॉल देख रहे हो, दो फुटबॉल, तो दो फुटबॉल को आप एक तरह से टच कराओगे, सटाओगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते हैं वो, और ज्यादा पॉइंट पे टच नहीं करते वो। आप फुटबॉल को फ्लैट कर दो, मतलब उसका वो एकदम अलग कर दो, है ना, समझ रहे हो, उसकी एक सरफेस बना लो, ऐसे फ्लैट हो जाएगा, उसको चिपकाओ तो बहुत ज्यादा चिपक गया वो। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है किसी भी स्फीयर में मिनिमम होता है, और स्फीयर को अगर फ्लैट कर दोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होता है। एक वायर है, दो वायर हैं ऐसे, दोनों वायर को अगर आप टच कराओगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत सारे पॉइंट्स पे मिलेगा, और इसको अगर राउंड कर दो, सर्कल बना दो, सर्कल का टच कराओगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। तो जितना ज्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस भी तो हो सकते हैं। देखो दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो जब दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो सिमिलर टाइप के फोर्स लग रहे हैं। तो फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ओनली, अगर सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में हम लोग अगर अट्रैक्टिव फोर्स चेक करना चाहते हैं या जज करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ होता है सरफेस एरिया पे डिपेंड। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। किसमें? अगर आप कंपैरिजन करने जा रहे हो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। देखो पोलर और नॉन पोलर था, देखो साले इधर देखो, अमोनिया और ये मीथेन था, तो ये पोलर था या नॉन पोलर था? तब तो आपने बोल दिया पोलर है तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पीछे ही पड़ जाओगे तो उसमें कोई पोलैरिटी तो है नहीं। तो अगर if you are going to compare force of attraction, rather attractive forces, strength of attractive forces between two non-polar molecules, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सरफेस एरिया। तो हम ए के लिए और भी लिख सकते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सरफेस एरिया इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू और मोर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लिखो जरा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सरफेस एरिया। A is directly proportional to point of contact और surface area। वंडर वाल कांस्टेंट A के बारे में बता रहे हैं। A is directly proportional to point of contact और surface area, और वहीं ब्रैकेट में लिख लो if we are going to compare strength of attractive force। जब आपने लिखा A is directly proportional to point of contact और A is directly proportional to surface area, तो उसमें लिख लेना if ब्रैकेट में वहीं पे we are going to compare intermolecular strength of, we are going to compare strength of intermolecular attractive force if we are going to compare strength of, if we are going to compare strength of intermolecular attractive force between two non-polar molecules, if we are going to compare strength of intermolecular attractive force, if we are going to compare the strength of intermolecular attractive force between two non-polar molecules। समझ रहे हो दोस्त? If we are going to compare strength of intermolecular attractive force between two non-polar molecules, है? अब तुम लोग हमको ये बता दो, ये नियोपेंटेन स्फेरिकल लग रहा है या नॉर्मल पेंटेन स्फेरिकल लग रहा है? अभी भी साले स्फेरिकल नियो नहीं दिख रहा है, सिमेट्रिकल दिख रहा है। एक कार्बन से 4 मेथेन लगे, सिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसका मतलब है अगर आपने दो बीकर ले लिए, सुनो इधर देखो, यहाँ पे दो बीकर ले लिए, सपोज करो एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, लिक्विड स्टेट में हमने इन दोनों को भर दिया, एक में नॉर्मल पेंटेन एन पेंटेन फिल किया हमने, अभी सुन लो वे, और एक में नियो पेंटेन फिल किया। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, 1 लीटर लिक्विड है, 1 लीटर लिक्विड है, लिक्विड की बात कर रहे हैं, 1 लीटर लिक्विड, 1 लीटर लिक्विड। तो दोस्त एक बात बताओ,
हीट करो इनको, हीट करोगे सबसे इजीली बॉईल कौन करेगा? नियोपेंटेन इजीली बॉईल करेगा। रीजन ये है इसका, सुन तो लो पहले, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, किधर सुन लो। अरे हम समझ गए, आधे लोग नहीं समझ पा रहे, रुक जाओ बताने दो हमको। ऐसा होता है, जो ये मॉलिक्यूल है नियोपेंटेन स्फेरिकल है ना, तो इसका किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कांटेक्ट बहुत कम है, जस्ट टच है किसी मॉलिक्यूल से। तो जब आप हीट करोगे इनको, तो सारी हीट की हीट, भाई किसी दूसरे से कोई अट्रैक्शन तो है नहीं, तो सारी की सारी आप जब हीट करोगे, सारी की सारी हीट यूटिलाइज हो जाएगी इनकी काइनेटिक एनर्जी में ना भैया। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ½ mv² से एस्केप कर जाएंगे। और अगर आप वही आओगे नॉर्मल पेंटेन में, तो नॉर्मल पेंटेन में बीइंग स्ट्रेट इन नेचर, ऐसे स्ट्रेट होंगे ना, ऐसे चिपके होंगे मॉलिक्यूल्स, तो हीट करोगे तो पहले मॉलिक्यूल्स के बीच में हर एक पॉइंट पर उसको कांटेक्ट छुड़ाना पड़ेगा, छुड़ाएगा ऐसे हर एक पॉइंट पे, तो कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई ना उसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने में। फिर अलग होगा, फिर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ½ mv² काइनेटिक एनर्जी से लिक्विड का सरफेस छोड़ के बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है भैया? तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है, इसको कोई मतलब नहीं बगल वाले मॉलिक्यूल से। जितने भी हीट प्रोवाइड करोगे ½ mv² से काइनेटिक एनर्जी लेके लिक्विड का सरफेस छोड़ के वेपर स्टेट में चला जाएगा। और जो नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर है उसमें बहुत जगह पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, हर जगह पे टच होगा, एक एक जगह वो पहले हटाना पड़ेगा, एनर्जी वो पूरी जो आप दे रहे हो यूटिलाइज करेगा उसको, फिर अलग होंगे मॉलिक्यूल, फिर जो एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे ½ mv² से एस्केप करेगा, है ना दोस्त? तो आप लिख लो वहीं पे कहीं। अच्छा जल्दी से कॉपी करिए, कॉपी कर लो नॉर्मल पेंटेन नियोपेंटेन, और फिर लिखिए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। कंपेयर, क्वेश्चन लिखोगे कंपेयर, जो अभी बताया उसके बेसिस पे कंपेयर। कंपेयर ये हो गया ना? हाँ ये हो गया, तो चलो लिखो कंपेयर। 5-6 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 लिखना। कंपेयर ए पार्ट, बॉइलिंग पॉइंट जो अभी कराया है उसे वही बोल रहे हैं। कंपेयर ए पार्ट बॉइलिंग पॉइंट, बी पार्ट मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कंपेयर ए पार्ट में लिखना है बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड वाला है मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ए पार्ट है बॉइलिंग पॉइंट, बी पार्ट है मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सी पार्ट वोलेटिलिटी या वोलेटाइल नेचर, VOLATI वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल नेचर या वोलेटिलिटी या एस्केपेबिलिटी, एस्केप करने की टेंडेंसी, लिक्विड से वेपर में जाने की टेंडेंसी को वोलेटिलिटी बोलते हैं या एस्केपेबिलिटी बोलते हैं, एस्केप करने की टेंडेंसी। वोलेटिलिटी और वोलेटाइल नेचर और एस्केपेबिलिटी, है ना, 3 हो गए। वोलेटिलिटी और एस्केपेबिलिटी और वोलेटाइल नेचर 3 हो गए। फोर्थ वाला लिखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 4 पार्ट हो गए, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 5वां वॉन्डरवॉल, वैल्यू ऑफ वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए, वैल्यू ऑफ वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए, वैल्यू ऑफ वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए, वैल्यू ऑफ वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए। नेक्स्ट वाला लिखो ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, अबे ये था वैल्यू ऑफ वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए, और नेक्स्ट है ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, है ना। नेक्स्ट वाला पॉइंट वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड, ऐसा वेपर प्रेशर एक्सर्टेड, बस इतना लिखो, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय देयर लिक्विड्स, है ना, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय देयर लिक्विड्स, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय देयर लिक्विड्स। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखो, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और एक लास्ट पॉइंट लिखो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद लास्ट पॉइंट आपको लिखना है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ये जो 6-7 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, जो भी हैं, इनको कंपेयर करना है बिटवीन नॉर्मल पेंटेन एंड नियोपेंटेन। ये सारा कंपेयर किसमें करना है? बिटवीन 1 लीटर नॉर्मल पेंटेन है नियोपेंटेन, 1 लीटर नॉर्मल पेंटेन है, 1 लीटर नियोपेंटेन है लिक्विड स्टेट में, 1 लीटर लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। लिक्विड स्टेट में मान लो है आपके पास नॉर्मल पेंटेन है नियोपेंटेन, ये कंपेयर करने हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है दोस्त। ऐसे साले का बैठ रहे हो, हमको आंसर बताओ। अब आंसर बताओगे तुम क्या हम बताएंगे? ये बताओ भैया क्या आएगा इसका आंसर?
अच्छा, और बताओ। हाँ, अभी तो वॉन्डर वॉल पे चल रहे हैं हम लोग, अभी कुछ और बताया ही नहीं। चलिए दोस्त, हम पॉइंट ज्यादा होगा नियोपेंटेन से। बहुत प्यारा दोस्त, सब लोग बता रहे हो, काफी लोग बता रहे हो कि नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बिल्कुल, अगर 1 लीटर लिक्विड एन पेंटेन लिया हुआ है और 1 लीटर आपको लिया हुआ है नियोपेंटेन, ऐसे आप एक बात बताओ, हम आंसर नहीं बताएंगे, हम हिंट करेंगे बस। हम बता दे रहे हैं, आप लोग कर लेना सारे क्वेश्चंस। 1 मिनट और सुन लो बस, हम फिर बताएंगे नहीं, तुम लोग ग्रेटर लेस हमको बता देना। देखो दोस्त, नॉर्मल पेंटेन एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होता है। कंपैरेटिवली नियोपेंटेन का देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में C होता है, यहाँ पे CH3 होता है, आप लोग जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे। ये भी CH3 और ये भी CH3 और ये भी CH3, ये नियोपेंटेन है। नॉर्मल पेंटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप जानते हो, CH3 लिख देते हैं, अच्छा चलो, CH3 CH2 ऐसे, CH2 CH2 और CH3, ये नॉर्मल पेंटेन होता है। ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही होता है ये, तो स्ट्रेट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल पेंटेन में ज्यादा होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा है तो आप इसको हीट करोगे तो पहले हर पॉइंट को उसको टूटना पड़ेगा ना, हर पॉइंट को उसको ऐसे अपना, जैसे कुछ चिपकने वाली चीज नहीं होती, ऐसे अलग अलग होना पड़ेगा, तो आपकी बहुत सारी हीट इसी में वेस्ट हो जाएगी उन दोनों को सेपरेट करने में। सेपरेट करने के बाद आपने जो हीट प्रोवाइड की वो फिर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में आएगी और लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल छोड़ के वेपर स्टेट में चला जाएगा। नियोपेंटेन में जब आओगे तो स्फेरिकल है वो, स्फेरिकल, तो स्फेरिकल सिर्फ एक पॉइंट पे, जैसे 2 फुटबॉल 2 बॉल आप सटाओगे तो एक पॉइंट पे टच करते हैं ना, उसको जब हीट करोगे तो उसको मतलब ही नहीं किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, पहले से ही अलग है वो, सारी की सारी हीट जो यूटिलाइज करेगा वो काइनेटिक एनर्जी में और जल्दी स्केप कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इसको वेपर में जाना रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू ये वाला, ठीक है दोस्त। तो इसका मतलब है इसको बॉईल करना इजी है, इजीली बॉईल हो जाएगा ये, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, राइट बात, इसका वाला बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका वाला कम होगा, ठीक है। और सुनो तो 1 मोल अगर ये वाला लिक्विड है और 1 मोल ये वाला लिक्विड है, 1 मोल नॉर्मल पेंटेन और 1 मोल नियोपेंटेन, तो अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे वेपर में जाने के लिए तो नॉर्मल पेंटेन वाला ज्यादा हीट रिक्वायर करेगा ना, बोलेगा हमको ढेर सारी हीट दो, पहले हम एक दूसरे से अलग अलग होंगे फिर उसके बाद हम वेपर में जाएंगे। तो मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये होता है कि 1 मोल लिक्विड को वेपर में बनाने के लिए जितनी हीट प्रोवाइड करनी है, द डेफिनेशन ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन इज कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स। तो इसका मतलब है इसकी मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगी, ठीक है दोस्त, सुन तो लोगे अभी, अरे आंसर लिख लोगे, हम बता रहे हैं। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा होगा, है ना, इजीली बॉइल, समझ में आ रहा है आप लोगों को। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें ज्यादा होंगे एन पेंटेन में, समझ रहे हो। सरफेस एरिया इसी का एन पेंटेन का ज्यादा होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इसके ज्यादा होंगे, सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा होगा, वैन डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू इसी के ज्यादा होगी। अबे जितना ज्यादा ए होगा तब उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू भी इसके ज्यादा होगी। और क्या बता दें, अब कर लोगे। वोलेटिलिटी, वोलेटाइल, एस्केप करने की टेंडेंसी नियो की ज्यादा होगी, स्फेरिकल है ना, उसको किसी से मतलब है नहीं, आराम से एस्केप कर जाएगा, नियोपेंटेन की ज्यादा होगी। बना लो दोस्त, जल्दी कर लो इसको अब ड्रॉ कर लो, अब आंसर हम नहीं बताएंगे, तुम लोग बताओगे, इसको ड्रॉ करो और आंसर हमको बता दो। वेपर प्रेशर नहीं जानते हो, चलो देखो, वेपर प्रेशर का मतलब ये होता है, सुनो इधर तो देखोगे, लिक्विड वाटर जानते हो आप लोग, लिक्विड वाटर सब लोग जानते हो,
लिक्विड वाटर का वेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 760 mm ऑफ Hg होता है, जिसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, है ना। मतलब लिक्विड एक कंटेनर में रख लो, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे तो उसकी जो वेपर होगी, बैरोमीटर लगा के अगर आप मेजर करोगे तो वो आएगा 760 mm ऑफ Hg, है ना, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बोलते हैं। अब एक बात बताओ दोस्त, इस रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं, पानी रख लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं ढक्कन, वेपर जनरेट करेगा हमेशा। वाटर वेपर तो हमेशा निकलती रहती है। वाटर का एवापोरेशन किस टेम्परेचर पे होता है? सारे पे होता है। 100 ना बोल देना साले, बहुत मारेंगे, है ना। वाटर हर टेम्परेचर पे वेपराइज करता है, इसीलिए हमारे कपड़े ठंडियों में भी सूख जाते हैं। आप पानी से भिगो के रखते हो, बाहर डालते हो, वाटर एवेपोरेट हो जाता है, निकल जाता है। हर टेम्परेचर पे वेपराइजेशन होता है वाटर का, बॉयल हो जाता है 100 पे। तो मतलब ये है दोस्त इसका कि वाटर की वेपर्स हर टेम्परेचर पे रहती हैं। तो वेपर प्रेशर जनरेट करता है वाटर, वेपर्स अपनी बनाते हैं ना। मतलब हर एक टेम्परेचर पे वाटर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड का सरफेस छोड़ के वेपर स्टेट में जाने में कैपेबल होते हैं, एलिजिबल भी होते हैं, समझ रहे हो। तो बोलते हैं हम लोग कि भाई अगर हम लोग कोई कंटेनर में लिक्विड ले लेते हैं तो लिक्विड क्या, ऐसे लिक्विड है, ये लिक्विड की सरफेस है और ये लिक्विड है, लिक्विड की सरफेस और ये क्लोज्ड कंटेनर है। तो लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं इनकी सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जी हो सकती है जिससे कि ये लिक्विड का सरफेस छोड़ के वेपर स्टेट में चले जाएं। तो इक्विलिब्रियम आता है इनमें। फिर ये बोलते हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में चले गए हैं, यहाँ पे प्रेशर डेवलप करेंगे ना। अबे वेपर के मॉलिक्यूल जैसे इस रूम में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीवार पे कोलाइड करते हैं तो लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं mv। तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रेशर कहलाता है, और प्रेशर फोर्स कहलाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो वैसे ही जो लिक्विड के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर एक टेम्परेचर पे एस्केप करने की टेंडेंसी होती है ना, समझ रहे हो। तो एस्केप करेंगे तो यहाँ वेपर के मॉलिक्यूल यहीं पे घूमेंगे, तो दीवार पे कोलाइड करेंगे तो प्रेशर ही लगाएंगे। तो वही बोला जा रहा है, वही वेपर प्रेशर होता है। तो जिसके मॉलिक्यूल इजीली निकल जाएंगे वही तो ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा। तो वेपर प्रेशर ये लगाएगा ज्यादा, नियोपेंटेन वाला। मान लो टेम्परेचर सेम है, आपने इसको भी टेम्परेचर दे दिया मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वैसे बता रहे हैं, और इसको भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो नियोपेंटेन के मॉलिक्यूल है वो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर कैपेबल टू लूज कॉन्टैक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड टू लीव द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल। ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे ना इसमें, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट मिसिंग हो जाएगा उनका, क्योंकि जस्ट एक पॉइंट पे कॉन्टैक्ट है। ये वाले में कॉन्टैक्ट ज्यादा रहेगा। वेपर प्रेशर का मतलब समझ में आया? जिसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। जल्दी करो, इसको कॉपी कर लो, आप कोई प्रॉब्लम इसमें सारे हो जाएंगे। जल्दी कर लो भैया। ये अभी तो वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए वाला बता रहे हैं, तो ए एन पेंटेन का ज्यादा होएगा ना। अबे वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए एन पेंटेन का हायर है एज कंपेयर टू वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए नियोपेंटेन। नहीं, हाँ मेल्टिंग पॉइंट रह गया। चलो ए लिख लिया आप लोगों ने? मेल्टिंग पॉइंट, सर मेल्टिंग पॉइंट एन पेंटेन पे ज्यादा होगा ना। हम बता रहे हैं ना, रुक जाओ, सब लोग को बता रहे हैं। अबे ये ए कॉपी कर लिया भैया? ए कॉपी नहीं हुआ क्या? हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है अभी, कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट। चलो मेल्टिंग पॉइंट बताते हैं, थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि सॉलिड स्टेट में वो स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। लिक्विड स्टेट में अच्छा गैसियस स्टेट में गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहते हैं, पूरे रूम में घूमते रहते हैं, उनकी रैंडमनेस ज्यादा होती है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल ऐसे मान सकते हो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, एसएचएम पढ़े हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, ठीक है नहीं जानते हो तो हम तुम्हारी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। वेपर स्टेट में गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में घूमते रहते हैं, उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड देखा है आपने, ठीक है। लिक्विड स्टेट में क्या मॉलिक्यूल होते हैं कि उनकी पोजीशन होती है लेकिन थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन पे हिलते रहते हैं। ऐसे सोचो लिक्विड हिलता रहता है ना एक स्पीकर में, ऐसे विजुअलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन होती है वो रिजिड, तो मतलब एक तरह से मोर और लेस आप कह सकते हो कि रिजिड होती है, लेकिन अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऐसे हिलते डुलते रहते हैं मॉलिक्यूल। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सबके कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होते हैं। जैसे आइस ले लो, तो ऐसे मान सकते हो आप, विजुअलाइज करने के लिए बता रहे हैं
कि भाई वहां पे जो एटम की पोजीशन जैसी है वहीं पे है, वो हिल नहीं रहा है। कोई यही सॉलिड है, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसकी जो भी पोजीशन है यहाँ पे वो पोजीशन फिक्स होगी ना, रिजिड होगी। तो बोलते हैं सॉलिड इतना अच्छा माना जाता है, जितना अच्छा रिजिड पोजीशन सिमेट्रिकल पोजीशन होती है उतना अच्छा सॉलिड माना जाता है। सॉलिड स्टेट में जिसका जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट का मतलब रिजिड है ना, स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम, जितना ज्यादा बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बनेगा, बैलेंस मतलब समझते हो, जैसे टेट्राहेड्रन बन जाए सॉलिड स्टेट में, जिनके बीच में कोई रिजल्टेंट ना लगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो एक तरह से ज्यादा स्टेबल होगा। तो सॉलिड स्टेट में आप लोगों को एक चीज शायद नहीं पता, लैटिस की बात करते हैं, घबराओ नहीं, लैटिस से वर्ड मत कंफ्यूज होना। आप ये सोचो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, सिमेट्रिकल, स्फेरिकल, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब सब कुछ सॉलिड स्टेट में अगर स्लॉट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट में मतलब स्लॉट्स ऐसे अच्छे से फिट कर दिए जाए, तो सारी चीजें अगर स्लॉट्स में फिट हो गई तो आप उसको हीट करोगे तो जब वो स्टेबल स्टेट में है अपने स्लॉट्स में, तो मेल्ट थोड़ी करेगा वो। जब सब कुछ अपने फिक्स पोजीशन पे है और स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट है उनका, तो आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना मेल्ट करने में। तो नियोपेंटेन में क्या होता है, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट बनता है, बढ़िया अरेंजमेंट। कैसे होता है, इस कार्बन से 4 मिथाइल परफेक्ट टेट्राहेड्रन में लगे हैं, है ना, और उनके बीच में रिजल्टेंट 0 होता है। तो सॉलिड स्टेट में एक कार्बन है, 4 मिथाइल ऐसे, जो आपको टेट्राहेड्रन बना के दिखाया था एक बार, तो उनके बीच में कोई रिजल्टेंट उनका होता ही नहीं है। तो वो एकदम कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, रिजिड अरेंजमेंट है ना, बैलेंस्ड अरेंजमेंट है। तो जब आप उसको हीट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना, सॉलिड से लिक्विड बनाने में, या उसके जो रिजिड अरेंजमेंट है उसको डिस्टर्ब करने में। वहीं अगर आप आओगे नॉर्मल पेंटेन में, तो ये भी टेट्राहेड्रन, ये भी टेट्राहेड्रन, सारे कार्बन टेट्राहेड्रन है, लेकिन वो टेढ़े मेढ़े, कोई यहाँ पे कोई इधर है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भागता जा रहा है। अबे इस कार्बन का टेट्राहेड्रन है तो इससे अलग टेट्राहेड्रन आएगा, इससे अलग, सबसे अलग अलग आ रहे हैं, कोई रिजिड अरेंजमेंट थोड़ी दिख रहा है, डायरेक्शनल अरेंजमेंट थोड़ी दिख रहा है। तो इसको वाले को हीट करोगे तो अनबैलेंस स्ट्रक्चर है, तुरंत ही टूट जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए इसका ज्यादा होगा, क्योंकि आप ऐसे याद कर लो, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यह है कि सॉलिड स्टेट में जितना कॉम्पैक्ट, रिजिड, बैलेंस्ड अरेंजमेंट होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट या बैलेंस्ड अरेंजमेंट जितना ज्यादा होगा सॉलिड स्टेट में, या स्ट्रक्चर जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, है ना, जितना ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा, जितना ज्यादा बैलेंस्ड स्ट्रक्चर होगा, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। लिख लीजिए इसको, जितना ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है ना, और जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, ये तीनों चीजें सिनोनिम है एक तरह से। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो आपको बताया, बैलेंस स्ट्रक्चर या सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, बैलेंस्ड स्ट्रक्चर या सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, अगर ये चीजें हैं तो उतना ज्यादा हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट है। समझ गया मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? नियो का ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट। तुम लोग आइसोमेरिज्म अभी जानते नहीं हो, नहीं तो और बताते हैं। अभी जानते हो आइसोमेरिज्म? अरे तुम जानते हो, जानते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जानते हो? नहीं जानते? अरे तुम लोग जानते हो, सब नहीं जानते ना, कोई बात नहीं, चलो बता देंगे। अच्छा सुनो, हम आपसे पूछे ये इतने सब नॉलेज के बेसिस पे, वैसे ही एक पूछते हैं कि आप हमको ये बता दो कि भाई हमारे पास ए अमोनिया लिखा है, ए अमोनिया, अमोनिया हटाओगे, ए वाटर लिखा है, और ए मेथेन लिखा है, और ए एथेन लिखा है। टेंटेटिवली आप ये बता दो ऑर्डर क्या होगा इसमें इनका, मतलब किसका ए ज्यादा होगा? वॉन डेर वाल कांस्टेंट है ये, किसका ज्यादा होगा? सर AH2O, फिर ए इथेन, फिर बताओ। AH2O का हाईएस्ट। सुनो, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस लिखते हैं, तो ऑब्वियसली ए वाटर इज हायर। अब ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कंपेयर करते हैं तो उनका क्या देखोगे? स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। तो ए वाटर इज हाईएस्ट, फिर ए एथेन, फिर ए मेथेन। टेंटेटिवली एक लगा सकते हो, रफ आइडिया लिख लो वहीं पे, जहां भी लिख रहे हो वहां पे लिखो। तो वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए के बारे में इतनी बातें बताई और बता रहे हैं ना दोस्त, अभी लिखो, कॉपी कर लो भैया, जल्दी करो दोस्त। H2O, फिर एथेन, फिर मेथेन।
AH2O इज हाईएस्ट, वॉन डेर वाल कांस्टेंट AH2O इज हाईएस्ट, फिर A एथेन, एथेन का आएगा, मेथेन का एकदम कम होगा, इन तीनों में मेथेन का A सबसे कम होगा। तो वॉन डेर वाल कांस्टेंट A का सिग्निफिकेंस ये होता है, उस पे कुछ चीजें आपको पता लग गई है ना, A जितना ज्यादा होगा। सर हाँ भैया। सर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो वॉन डेर वाल फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। नहीं समझे क्या अभी? समझ रहे हो भैया? अब एक बात बताओ दोस्त, हमको एक बात बताओ, एथेन मेथेन वाला हो गया। अब अगर हम आपसे पूछते हैं वैसे ही, वॉन डेर वाल कांस्टेंट A वाला आपका ईज ऑफ लिक्विफेक्शन हो गया, एक चीज और आप करवाना चाह रहे थे, इसमें ज्यादा हो जाएगा। चलो बताओ, आइडियल गैस के लिए A की वैल्यू क्या होती है? लिखो, वॉन डेर वाल कांस्टेंट A फॉर आइडियल गैस। 0 सर 0 0 होगा। 0 होगी। सर PV आइडियल इक्वल गैस टू कभी nRT। लिक्विफाई हो ही नहीं सकती, हर A की 0, तभी तो PV इक्वल टू nRT होता है। Yes, जो sir। गैस के बीच में, जिस गैस के बीच में कभी अट्रैक्टिव फोर्स होता ही नहीं, उसके लिए A 0 होगा ना। A का मतलब क्या होता है? अगर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है तभी A की वैल्यू नॉन जीरो होती है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो A की वैल्यू 0। तो लिख लो, फॉर आइडियल गैस A इज इक्वल टू 0, बिकॉज कभी आइडियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वहीं पे A नॉन जीरो आता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर एग्जिस्ट करते हैं तो A की वैल्यू नॉन जीरो, नहीं तो फिर A की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है दोस्त, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो A की वैल्यू नॉन जीरो, नहीं तो फिर A की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है भैया, अभी तो सुनो, अभी तो A के बारे में बहुत चल गया। चलो दोस्त, नेक्स्ट देखो, P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कोई बोले सर ये क्या उठा? सर A की वैल्यू हाई प्रेशर पे क्या होगी रियल गैस के? अभी बताते हैं। P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, देखो दोस्त, कोई बोले एन स्क्वायर A अपॉन वी स्क्वायर क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म। आइडियल गैस अगर होती है तो क्या होता है, सुनो तो, कंपेयर तो करो। अरे PV इज इक्वल टू nRT होता है ना। ठीक है दोस्त, तो कोई पूछे कि ये P में P प्लस एन स्क्वायर A अपॉन वी स्क्वायर कहां से आ गया, तो इसको लिखते हैं, लिखो ये टर्म हमने हाईलाइट किया है, लिखो एन स्क्वायर A अपॉन वी स्क्वायर इज नोन एज प्रेशर करेक्शन टर्म। एन स्क्वायर A अपॉन वी स्क्वायर इज नोन एज प्रेशर करेक्शन टर्म, टर्म होता है ये प्रेशर करेक्शन टर्म। और जो NB लिखा है ना, NB, अरे ये NB, हाँ लिखो इसको वॉल्यूम करेक्शन टर्म, वॉल्यूम करेक्शन टर्म। ठीक है, अब जो वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, ये वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखो जरा। दिस वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज डिफाइंड एट मॉडरेट प्रेशर। दिस वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज डिफाइंड एट मॉडरेट प्रेशर। ये जो डिफाइन की गई है इक्वेशन, दिस वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज डिफाइंड एट, ये जो लिखा हुआ है ना, दिस वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज डिफाइंड एट मॉडरेट प्रेशर। This van der Waal equation of state is defined at moderate pressure. Moderate pressure define है ये, तभी वेरी लो पे अलग आ जाएगी, वेरी हाई पे अलग आ जाएगी, है ना, ये वाली जो डिफाइन की गई है। तो इसका मतलब ये जो प्रेशर करेक्शन टर्म और वॉल्यूम करेक्शन टर्म है, ये मॉडरेट प्रेशर पे इनकी एक वैल्यू होती होगी, फाइनाइट वैल्यू होती होगी, सिग्निफिकेंट होते होंगे। वेरी हाई वेरी लो प्रेशर पे, अच्छा कोई भी आइडियल गैस हो, वेरी लो प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, समझ रहे हो? तो हम लोग वेरी लो प्रेशर पे ऐसे बोलते हैं, अभी बताते हैं, लिखना नहीं है आप लोगों को, लिखना नहीं है, सुन लो पहले। वेरी लो प्रेशर का मतलब है बहुत लार्ज वॉल्यूम, नहीं समझ रहे हो? वेरी लो प्रेशर का मतलब है लार्ज वॉल्यूम। तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स का साइज है उसका वॉल्यूम नेग्लेक्टेड हो जाएगा,
तो V माइनस NB में NB टर्म को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही कर दिया है। और अगर आपने वेरी लो प्रेशर कर दिया है तो वेरी लो प्रेशर पे गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेरी लो प्रेशर पे जो n²A/V² वाला टर्म है ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये 1/V की वैल्यू 0 या 1/V² की वैल्यू इवन मोर 0 की तरफ भाग जाएगी। और वैसे भी वेरी लो प्रेशर पे A की वैल्यू, वेरी लो प्रेशर का मतलब है बहुत लार्ज वॉल्यूम, गैस के मॉलिक्यूल कभी कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी लगेंगे। तो एक्चुअली में स्मॉल a की वैल्यू ही बहुत 0 मतलब बहुत छोटी हो जाती है। अभी कायदे में डिराइव करेंगे, भी जस्ट एक बता रहे हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन कब बनेगी, जब हम लोग बोलते हैं वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर पे NB वाला टर्म V के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा। वेरी लो प्रेशर स्मॉल a की वैल्यू खुद 0 हो जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल कभी कांटेक्ट में आएंगे नहीं तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या लगेगा। बहुत बड़े से वॉल्यूम में 2-4 मॉलिक्यूल छोड़ दोगे, समझ रहे हो भैया, तो आप और भी अच्छे से। और वेरी हाई प्रेशर पे भी बताते हैं आपको। अब रुक जाइए, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को इतना? और सुनो, अभी आपको पता है Z वॉन डेर वाल जो आपको Z बताया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उसको भी बताते हैं। खड़े हो जाओ, बाहर जाओ साले, स्पिट करके आओ, बहुत मारेंगे अभी। खाना पीना साले लगा रखे हो क्लास में बैठ के, जाओ हम पढ़ा रहे हैं तुम साले यहाँ खाना पीना मस्त ग्लास भी लेके आओ, किनारे बैठ के फिर पीना पाना भी शुरू कर दो। देखो रखा वक्त नहीं है नीचे साला कुछ, अपना आराम से शुरू कर रहा हूँ उसी। अरे क्लास में खाने का क्या, ब्रेक में खा लो यार, ब्रेक में तुम भी खाओ हम भी खाएंगे जो कुछ लेके आए। अरे क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, तुम खाए जा रहे हो। देखो दोस्त, अभी कॉपी मत करना, हम बता रहे हैं एक चीज। जो आपने एक दिन वो वाला ग्राफ देखा था, पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ, तो पोटेंशियल एनर्जी वाले ग्राफ में थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। रुक जाओ, पोटेंशियल एनर्जी वाले ग्राफ में फिर से आपको बनवाएंगे। इधर देखिए, हमने बोला था एक्स एक्सिस पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अरे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस याद है? यस सर, यस सर। और वाई एक्सिस पे लिखा था पोटेंशियल एनर्जी, पीई, पोटेंशियल एनर्जी है ना दोस्त। अब क्या करते थे हम, बोलते थे रियल गैस के लिए, जब इन्फिनिटी से आप दो गैस के मॉलिक्यूल को पास पास लेके आते हो, दो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर है, उन दोनों को ऐसे पास पास लेके आते हो, तो वन मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा। उनको लेके आओगे वन मॉलिक्यूल्स आर फ्यू डायमीटर अपार्ट, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसका मतलब है वो लिक्विफाई हो सकते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। और पास लेके आओगे, रिपल्सिव फोर्सेस लगने शुरू हो जाते हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इंटरन्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। तो क्या होता है, जब इन्फिनिटी से आप लेके आओगे ऐसे, तो ऐसे 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 आएगा, और यहाँ पे ऐसे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और ये ऐसे ऊपर उठता चला जाता है। अब देखो दोस्त, सुनो तो, कोई पूछे सर क्या यहाँ गैस को लिक्विफाई कर सकते हो क्या? अबे यहाँ आइडियली बिहेव कर रही है, यहाँ पे Z की वैल्यू 1 होती है, और जब भी Z की वैल्यू 1 होगी गैस आइडियल होगी, A की वैल्यू 0 कहेंगे हम लोग, कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है वॉन डेर वाल कांस्टेंट A एक्चुअली में Z इक्वल टू 1 को मतलब की जगह पे 0 लिखा जाएगा ना, अगर आइडियल बिहेव कर रही है तो। और जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, Z की वैल्यू लेस देन 1 होती है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, और यहाँ A की वैल्यू नॉन जीरो होती है। यहाँ पे गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगेन अगर आप इस वाले रीजन में आ जाओगे तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट्स, तो रिपल्सिव फोर्सेस अगर डोमिनेट करेंगे तो Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और वहां पे A की वैल्यू अगेन 0। बोलेगा लो 0 कैसे, सुनो तो साले पहले। 0 ऐसे हो गई कि A डिफाइन सिर्फ किस में है, मॉडरेट प्रेशर। रुक जाओ, A डिफाइन कब है, जब लिक्विफाई कर सकते हैं गैस को, अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। और मेरे दोस्त जब रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करने लगे तो अट्रैक्शन तो रहा ही नहीं ना। अट्रैक्शन जब होता है दो चीजों के बीच में, तभी A की वैल्यू हमें नॉन जीरो पुट करनी है, ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस सिर्फ तब लगते हैं जब Z की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और वहीं पे A नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब है जब मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब भी A की वैल्यू 0, और मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं तब भी A की वैल्यू 0, कभी लिक्विफाई नहीं कर सकते उसको। समझ रहे हो दोस्त?
ए को लिक्विफाई मतलब ए की वैल्यू 0 तब भी होगी, मतलब हम लोग कब बोलते हैं, आपको हमने पढ़ाया था जेड की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, और जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं तभी वो सब लिक्विफाई हो सकती है। समझ रहे हो? फिर से अगर आप बनाओ, हमने यहाँ लिखा नहीं है, सुनो, यहाँ पे देयर इज नो फोर्स और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट और वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट्स। कॉपी करिए आप ए की वैल्यू, फिर से ग्राफ बनाइए, बीच में बनाओगे तभी तो नेगेटिव में ले जाओगे भैया उसको। हाँ बस ठीक है। तो क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जब डोमिनेट कर रहे हैं तभी ए की वैल्यू नॉन जीरो है। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तभी ए की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो ए की वैल्यू जीरो है वहां पे, क्योंकि जहां पे अट्रैक्शन होता है वहां ए की वैल्यू नॉन जीरो लिखी जाती है, बाकी अदर केसेस में ए की वैल्यू जीरो ही रहेगी। इसका मतलब वेरी हाई प्रेशर पे अगर कोई गैस चूज कर रहे हो आप तो ऑब्वियसली वो कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती, ए की वैल्यू जीरो ही हो जाएगी उसकी। डायरेक्टली हम लोग ए की वैल्यू जीरो कह सकते हैं, मतलब दैट मींस a gas can be liquefied at moderate pressure only, और मॉडरेट प्रेशर का मतलब ये होता है दोस्त कि ए की वैल्यू नॉन जीरो। अरे ड्रॉ कर लो क्या दोस्त, क्या खा रहे थे बे? च्युइंगम खा रहे थे डाले कुछ और कुछ खाया पिया होगा। क्लास के बाद अभी बैठना, हम भी खाएंगे तुम भी खाएंगे, क्या दिक्कत है यार? क्लास के पहले लेके आया करो या क्लास के बाद बैठ के उधर खाया या किया या वहीं, फिर आएंगे तुम भी क्लास में आओ झूमते हुए, हम भी आते, मजा आएगा, हंसेंगे सबको देख के, ये लोग हमको देख के हंसेंगे, हमें ये सब नए नए दिखेंगे, इनको हम नए नए दिखेंगे, तो तुम अलग से सबको, तुम भी देखना सबको किनारे से नए नए बढ़िया कलर नजर आता है, रेड का येलो, येलो का ब्लू, ऐसे नजर आता है। अभी ब्रेक देते हैं 10 मिनट का ना, अभी 6 बजे देंगे, फिर पढ़ाना हम ही को है। ब्रेक अभी ले लो या बाद में ले लो, बात तो बराबर है, या नहीं लोगे ब्रेक तब भी चलेगा, लगातार पढ़ के देखो एक बार, मजा आता है। जब तक थोड़ा सा दिमाग एकदम पागलों जैसा ना एक्ट करने लगे 4 घंटे बाल बाल नोचने लगोगे ऐसे, 8 साल क्या चल गया ऐसे, हाँ मजा आएगा। हाँ नहीं, ऑनलाइन वाले जो यस सर बोल रहे हो तुम लोग तो हाले मौज में होंगे, मस्त एसी वैसी चला के अपना ब्लैंकेट ओढ़ के पड़े होगे, हंस रहे होगे। नो सर। हाँ अच्छा ठीक है, नहीं तुम नहीं कर रहे हो ऐसा तो अच्छा है। तो ये अच्छा यहाँ पे लिख लो, इधर देखो, यहाँ पे लिख लो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो वही वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए का सिग्निफिकेंस होता है बस, तभी ए नॉन जीरो आएगा। बाकी वेरी लो प्रेशर पे, अगर आप लोग इसको वेरी लो प्रेशर अगर कह रहे हो तो वेरी लो प्रेशर पे भी ए की वैल्यू जीरो होती है, मॉडरेट प्रेशर पे नॉन जीरो होता है, और वेरी हाई प्रेशर पे भी, वेरी हाई प्रेशर पे भी ए की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि ए डिफाइन ही है सिर्फ लिक्विफाई होने के लिए। तो लिक्विफाई का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस जब डोमिनेट करेंगे तभी ए डिफाइन है, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस है ही नहीं तो ए की क्या मतलब रह गया यार, ए तो जीरो ही माना जाएगा। तो वेरी हाई प्रेशर पे भी ए की वैल्यू जीरो है और वेरी लो प्रेशर पे भी ए की वैल्यू जीरो है, सिर्फ मॉडरेट प्रेशर पे ए की वैल्यू नॉन जीरो है, तभी वॉन डेर वाल्स डिफाइन है ना भैया, समझ रहे हो दोस्त? अब देखिए ये, हाँ ठीक है दोस्त, अच्छा ये लिख लेना वेरी, और यहाँ पर मॉडरेट प्रेशर, और मॉडरेट प्रेशर पे ये भी लिख लो, हम आधा लिखते हैं आधा हम बोलते हैं, तो लोग लिखते नहीं। मॉडरेट प्रेशर पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट लिखो, जब हम लिख रहे हैं साले तब भी नहीं लिखोगे। अच्छा ठीक है भैया, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट्स, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट्स और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। डोमिनेट वाला लिखना, डोमिनेट वर्ड जरूर लिखना, क्योंकि होते तो सारे हैं लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा होता है। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट्स, रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस। एक बार जेई में क्वेश्चन आया, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आया। अच्छा एक बात बताओ, बताते हैं, अभी रुक जाओ, ये कॉपी कर लो सब लोग, हो गया? क्योंकि इसकी हमें जरूरत अभी पढ़ने, इमीडिएटली जरूरत पड़ने वाली है। अभी तो वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए की बात बता रहे थे, ए का हमने हर जगह दिखा दिया, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से भी लिंक करवा दिया, है ना? समराइज करके आपने लिखा होगा, फॉर एट वेरी लो प्रेशर ए इक्वल टू जीरो, एट वेरी हाई प्रेशर ए इक्वल टू जीरो। मॉडरेट प्रेशर पे ए की वैल्यू नॉन जीरो है,
और डिफरेंट गैसेस के लिए एक कंपैरिजन कैसे होता है, वो होता है अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो ए की वैल्यू कम होगी, है ना, ऐसे कह सकते हो। ये बी जो होता है एक्चुअली में वॉन डेर वाल कांस्टेंट बी, स्मॉल बी, nth नंबर ऑफ मोल्स है, स्मॉल बी जो वॉन डेर वाल कांस्टेंट होता है ये एक्चुअली में बोलते हैं हम लोग साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल बता रहे हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ऐसे ये सुन लिखो जरा, स्मॉल बी इज नोन एज स्मॉल बी में वॉन डेर वाल कांस्टेंट बी is known as excluded volume. B is known as excluded volume. B is known as excluded volume per mole. B is known as excluded volume per mole. B is known as excluded volume per mole. देखो दोस्त, B की वैल्यू बता देते हैं, अभी थोड़ी देर में इसका डेरिवेशन करेंगे इसका, पहले देख लो इसकी वैल्यू। B की वैल्यू ऐसे होती है, जैसे लिखे वैसे लिखना, 4 into 4/3 पाई r क्यूब, स्मॉल r लिख लो, कोई पाई r क्यूब इंटू Na, एवोगाड्रोस नंबर, लिखो जरा ऐसे, कॉपी करिए। B is known as 4 into 4/3 पाई r क्यूब इंटू Na। और जो इतना सा है ये, इतने को बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, ऐसे इतने वाले को अगर एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 4 into 4/3 पाई r क्यूब को बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। लिख तो अभी, पहले बता देते हैं, डेरिवेशन बाद में कराएंगे। अगर उतने से लिखोगे, एवोगाड्रोस नंबर को छोड़ दो तो जो बचा हुआ पोर्शन उसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, है ना दोस्त, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, आइडियल गैस का साइज नेग्लिजिबल होता है, लेकिन रियल गैस के जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो नेग्लिजिबल नहीं होते हैं, उनके फाइनाइट साइज होते हैं, दे कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू। तो लिख लो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वैसे ही वहीं पे थोड़ा सा पॉइंट करके, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय real gas molecules are not negligible. Total volume occupied by real gas molecules. Total volume occupied by real gas molecules are not negligible. Total volume occupied by real gas molecules are not negligible as compared to volume of container. Total volume occupied by real gas molecules are not negligible as compared to volume of container, है ना दोस्त। अब रियलिटी में एक्चुअली में क्या होता है, ये टर्म जो डिफाइन किया गया है, ऐसा सुनिए, इसका सिग्निफिकेंस बता देना, डेरिवेशन थोड़ी देर बाद बताएंगे। जैसे इस रूम का वॉल्यूम V है, अज्यूम करो इस रूम का वॉल्यूम V है, कैपिटल V, और इसमें 10 गैस के मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना 10 गैस के मॉलिक्यूल है, 10। तो जो 11th मॉलिक्यूल एंटर करेगा इस रूम में, उसको कितना वॉल्यूम मिलेगा ऑक्यूपाई घूमने के लिए, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, सुन लो पहले, ध्यान से सुन लेना, रुक जाओ पहले। हम बोल रहे हैं इस रूम का वॉल्यूम जो है कैपिटल V है, V, ठीक है, V जो लिखा हुआ है, और सपोज करो इस गैस, यहाँ इस रूम में 10 मॉलिक्यूल्स गैस के ऑलरेडी प्रेजेंट है, 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 11th मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है, तो भैया जो 10 मॉलिक्यूल पहले से पड़े हैं उनके वॉल्यूम की वजह से जो स्पेस खराब हो गया था, उस स्पेस को आपको टोटल वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 11th मॉलिक्यूल को उतनी जगह मिलेगी घूमने के लिए, कितनी होगी, V minus 10 into 4/3 पाई r क्यूब, ये बोल रहे हो, यही पूछ रहे हैं। अरे एक रियल गैस का मॉलिक्यूल का साइज जो है, अगर रेडियस r है तो 4/3 पाई r क्यूब उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप बोल रहे हो कि जो 11th मॉलिक्यूल एंटर करेगा, V minus 10 into 4/3 पाई r क्यूब स्पेस उसको मिलेगा घूमने के लिए, गलत, नहीं उसका नहीं, उसीलिए तो हमने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया, फिर पूछ रहे हैं। एक्चुअली में ऑन एन एवरेज
जो एक गैस का मॉलिक्यूल होता है वो 4 गैस के मॉलिक्यूल की जगह वेस्ट करता है। क्या तुमको ये समझ में, हमने जब लिखा है इतना सेगमेंट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल की वजह से इस कंटेनर में ऑन एन एवरेज 4 मॉलिक्यूल की जगह वेस्ट हो चुकी है। हम तो डेरिवेशन पहले से करके तुम्हें रिजल्ट देख के बता रहे हैं, जब रिजल्ट से कन्विंस हो जाओगे तब डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि अभी आपकी स्टेज ये नहीं है कि पहले सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिराइव करें फिर उसके बाद तुमको रिजल्ट से कन्विंस करें। पहले रिजल्ट देख लो फिर तो उसके देखो हमारा काम क्या होता है, हम रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं, हम पहले शॉर्टकट लगा के रिजल्ट समझ लेते हैं, डेरिवेशन फिर कर लेंगे बाद में। काम की चीज हमको समझ में आ गई ना कि भैया अगर 10 मॉलिक्यूल पहले से यहाँ पे पड़े हुए हैं तो करीब वो 4 टाइम्स मतलब 40 मॉलिक्यूल की जगह यहाँ पे वेस्ट कर चुके होंगे। तो जब 11th मॉलिक्यूल एंटर करेगा तो V माइनस 40 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की वजह से 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जगह वेस्ट होती है। पहले इसको रिजल्ट को अपने दिमाग में फीड कर लो एकदम कि हाँ ऐसा होता है, तभी तो आपको डिराइव करवा के बता पाएंगे कुछ। ठीक है, तो पहले बी का सिग्निफिकेंस आपने समझा तो आप वहीं पे लिख लो, अपने अकॉर्डिंग लिख लो। रिजल्ट के लिए सुन तो लो पहले कि अगर रूम में ऑलरेडी 10 गैस के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं तो जो 11th का मॉलिक्यूल एंटर करेगा वो टोटल वॉल्यूम V माइनस 40 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जगह उसको मिलेगी ट्रैवल करने के लिए या घूमने के लिए। पहले आप अपने लैंग्वेज में जैसे चाहते हो लिख लो, क्योंकि बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिजल्ट से पहले फैमिलियर हो जाओ। सर यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टिंग है इन द कंटेनर। रुक जाओ, ऑनलाइन वाले पहले ऑफलाइन कोई पूछ रहा है। हाँ नहीं भैया वाइब्रेशन नहीं, कुछ और रीजन है उसका, अभी बताते हैं ना, डिराइव करते हैं। वाइब्रेशन वाला अभी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ऑनलाइन वाले क्या पूछ रहे हो? सर यहाँ पे जो Na लिखा है आपने वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टिंग इन द कंटेनर है। Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर है, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर है। अच्छा ठीक है, ये वाला Na। तो सर फिर आप वो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो फिर हम इतना बोले हैं ना ये सर्कल में हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, जरा पहले अपनी नोटबुक में देख लो क्या लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना करो, इसलिए हर एक पॉइंट लिखवाते जाते हैं तुम लोग, फिर वही पूछते उल्टा पुल्टा। नोटबुक में सारे पॉइंट लिख लिया करो फिर पूछा करो दोस्त पढ़ के। इसे कॉपी करिए भैया, ऐसा नहीं डेरिवेशन नहीं, सबका डेरिवेशन है, 1 बाय 1 बताएंगे अभी। पहले रिजल्ट से फैमिलियर हो जाओ, वॉन डर वाल के बारे में सब कुछ जान जाओ, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें सॉल्व करना सीख लो, फिर 1 बाय 1 अभी बताते हैं आपको। डेरिवेशन भी होता है कि कहाँ से आया प्रेशर करेक्शन टर्म, कहाँ से आया वॉल्यूम करेक्शन टर्म। लिख लेना भाई कि अगर ऑलरेडी 10 मॉलिक्यूल्स V वॉल्यूम के कंटेनर में प्रेजेंट हैं तो जो 11th मॉलिक्यूल एंटर करेगा वो V माइनस 40 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब की जगह मिलेगी उसको ट्रेवल करने के लिए, जो कि B की डेफिनेशन से भी क्लियर हो रही है। B की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई है अभी, स्मॉल b की मैथमेटिकल डेफिनेशन 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब करके बताया था ना, वो इनटू एवोगैड्रोस नंबर। बहुत बढ़िया दोस्त। तो चलो दोस्त अभी बता रहे हैं आपको, अभी और रुक जाइए। आपको ये समझ में आ गया, वेरी हाई प्रेशर पे A की वैल्यू 0 होती है, वेरी लो प्रेशर पे भी A की वैल्यू 0 होती है। बहुत अच्छा से एक क्वेश्चन आया जेईई एडवांस 2016, एक क्वेश्चन आया, पूछे क्या सुनो तो, बोले एक रियल गैस की इक्वेशन है, ऐसे दे दिया, बोले वॉन डर वाल गैस की इक्वेशन है किसी कंडीशन में, कुछ और नहीं बोला, बोले वॉन डर वाल गैस की इक्वेशन है किसी कंडीशन में, और वो इक्वेशन बोले ये होती है P प्लस स्क्वायर A नहीं ऐसा P इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, ये दे दिया। बोले ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ वॉन डर वाल गैस इक्वेशन गिवन है आपको, है ना, बोले रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ वॉन डर वाल गैस इक्वेशन आपको गिवन है। बोले इस इक्वेशन को कंसिडर करते हुए 4 ग्राफ बनाए थे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के, पूछे थे कौन सा ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ट्रू है। तो लिखो ये ऐसे कॉपी में अपने क्वेश्चन लिखो और लिखो कि द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ रिड्यूस्ड वॉन डर वाल इक्वेशन, ऐसे द रिड्यूस्ड वॉन डर वाल इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस,
reduced van der Waal equation. Reduced van der Waal equation is given like this. ये और भी कहानी लिखे थे इसे, जो लिखते नहीं है ये ABCD, जो मतलब कुछ भी लिखते रहते हैं थियरी में साले। ये है V क्या है, वॉल्यूम करेक्शन टर्म, ऐसा जो भी लिखना था हम बता रहे हैं आपको। रिड्यूस्ड van der Waal equation is given like this, ठीक है भैया। ओरिजिनल तो आप जानते ही हो बे, ओरिजिनल में P लिख दिया है, बाकी V माइनस NB कर दिया। तो हम आपसे बोल रहे हैं आइडेंटिफाई टेंटेटिव पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आइडेंटिफाई टेंटेटिव मतलब नॉट अप टू द स्केल, आइडेंटिफाई टेंटेटिव है ना, वही मतलब स्केल थोड़ी एकदम अप टू द स्केल थोड़ी होता है वो। आइडेंटिफाई टेंटेटिव पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कर्व। आइडेंटिफाई टेंटेटिव पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कर्व। आइडेंटिफाई टेंटेटिव पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कर्व, है ना। अब 4 इक्वेशंस देते, पहले हमको बना लेने दो फिर बताना आप लोग। पहला ग्राफ जो दिया था ऐसे, अच्छा हम ये जगह नहीं इसलिए हम उस पे पी लिख दे रहे हैं, सुनो बे। एक्स एक्सिस पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, ये IND लिख दे रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस शॉर्ट फॉर्म में। एक ग्राफ दिया हुआ था, ये लिखो तो, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले ग्राफ हमको बना लेने देना, तुम साले कुछ भी बीच में उड़ने लगते हो सब लोग, थोड़ी देर पेशेंस रखो। IND मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कर्व। एक ग्राफ गिवन था ये ऐसे निकल गया। और सुनो तो, अभी एक ग्राफ गिवन था ये, मल्टी करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है। और लास्ट वाला ग्राफ जो गिवन था वो ऐसे था, एक्स एक्सिस पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है। टेंटेटिव तुमको करेक्ट क्या लग रहा है, हिंट करते हैं, रुक जाओ अभी, हड़बड़ाना नहीं तुम लोग, मतलब जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है, रुक जाओ अभी हमको बताने दो। फर्स्ट वाला एकदम हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, रादर एक्स एक्सिस पे। सेकंड वाला यही है जो ओरिजिनल ग्राफ होता है, जो ओरिजिनल ग्राफ हमने बनाया अभी वही सेकंड वाला यही ग्राफ है। थर्ड वाला क्या है, ये जो बनाया हुआ है ऐसे। और फोर्थ वाला ये पता नहीं क्या वाला स्ट्रेट बना दिया ऐसे, मतलब पूछ रहे हैं हम, हमको पता नहीं आंसर क्या है। तो सुनिए फिर से सुन तो लो यार, 1 मिनट, अबे रुको तो। ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है, लास्ट वाली जो ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, P × V - NB = nRT, इसमें प्रेशर करेक्शन टर्म की वैल्यू क्या है? 0। ये टर्म 0 हो गया, और V - NB है। पक्का वो रियल गैस तो आई है, क्योंकि वॉल्यूम वाला साइज इसमें दिख रहा है तुमको, वॉल्यूम वाला टर्म तो है ना। प्रेशर करेक्शन टर्म 0 कब होता है? वेरी हाई प्रेशर पे या वेरी लो प्रेशर पे कह सकते हो। कुल मिला के किसकी वजह से 0 होता है वो? ए की वजह से। अबे A 0 तो सब 0। हमने तुमको अपने हिसाब से क्या पढ़ा है? बहुत लोग इसमें पता नहीं मैथमेटिक्स लगाते हैं, ये ज्यादा दिस प्लस दिस नेग्लेक्टेड, वो सब फालतू होता है। प्रेशर करेक्शन टर्म 0 सिर्फ एक वजह से होता है, ए की वैल्यू 0, और वो 0 सिर्फ 2 कंडीशन में होता है, या तो वेरी लो प्रेशर है या तो वेरी हाई प्रेशर है। ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कभी अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है मॉलिक्यूल के बीच में। तो अगर ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स गैस मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी कभी। तो इसका मतलब अगर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी नहीं नेगेटिव हो सकती। अब तो बता दो साले। और सर सी वाला, सी वाला हो जाएगा। सी फॉर कैट। ए पार्ट इसलिए नहीं हो सकता
क्योंकि आइडियल गैस है। आइडियल ए तब होता जब एनबी भी 0 हो जाता, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के लिए। बी पार्ट अगर करोगे तो प्रेशर, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ए की वैल्यू नॉन जीरो है यहाँ पे। सी पार्ट में क्या है, ठीक है एकदम। डी पार्ट में ये पता नहीं कौन सा ऐसा ग्राफ होता ही नहीं कभी। और डी पार्ट में भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तो आ गई है ना, नेगेटिव का मतलब ये नॉन जीरो है। ए की वैल्यू हमेशा 0 होनी है, इसका मतलब है कि ग्राफ कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स वाले रीजन में जाएगा नहीं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी। बस इतना सा है, लिखो पहले ग्राफ बना लो और फिर रीजन लिखिए। इसमें रीजन अपने अकॉर्डिंग लिखना है यहाँ पे, कि एक्चुअली में रीजन अपने अकॉर्डिंग लिखो भैया। रीजन ये लिखना आप लोग, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कर लेना है ना, और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी। रीजन आप लिखोगे कि वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू 0 है। आप रीजन ये लिखोगे वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू 0 मींस कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसका मतलब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी। बस यही पॉइंट लिखो कि वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू 0 गिवन है। वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू 0 गिवन है, क्योंकि प्रेशर करेक्शन टर्म 0 है ना, तो प्रेशर करेक्शन टर्म 0 है, इसका मतलब वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू 0 है। और ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगी। समझ रहे हो दोस्त? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर कभी भी नेगेटिव नहीं है तो और इससे बढ़िया ग्राफ अप्रोप्रिएट रादर इन 4 ऑप्शंस में से टेंटेटिवली आपको सी वाला करेक्ट लग रहा है? ठीक है भैया, ये वाला आया था एडवांस में, तो पेपर 2 पेपर 1 में पता नहीं किस में था, लेकिन आप टेंटेटिव बना लो। बी और सी स्टार्ट कर दोगे आप लोग, बी और डी, सॉरी बी एंड डी इसलिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू वहां पे नॉन जीरो आएगी, जबकि ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है वहां पे ए की वैल्यू 0 है। वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए 0 सिर्फ 2 कंडीशन में होता है, या प्रेशर करेक्शन टर्म 0 सिर्फ 2 कंडीशन में होगा। मतलब द वैल्यू ऑफ प्रेशर करेक्शन टर्म कैन बी टेकन एज 0 या कैन बी कंसिडर्ड एज 0 इन 2 कंडीशंस ओनली। एक होता है वेरी लो प्रेशर, एक वेरी हाई प्रेशर। लिख लो, वही लिखो ना, अब साले सब लिखते रहो। द वैल्यू ऑफ प्रेशर करेक्शन टर्म कैन बी टेकन एज 0, द वैल्यू ऑफ प्रेशर करेक्शन टर्म, सही, द वैल्यू ऑफ प्रेशर करेक्शन टर्म कैन बी टेकन एज 0, द वैल्यू ऑफ प्रेशर करेक्शन टर्म कैन बी टेकन एज 0, the value of pressure correction term can be taken as 0 at very low pressure and at very high pressure. Very low pressure and very high pressure, extremities की बात कर रहे हैं। At very low pressure and at very high pressure. Very low pressure पे इसलिए 0 करेंगे क्योंकि कोई भी attractive force exist नहीं करता, और very high pressure पे इसलिए 0 करेंगे क्योंकि repulsive force exist करता है। Attractive की वजह से ये नॉन जीरो आता है ना, तो उसको थोड़ा सा मेंशन कर लिया करो, जितना लिखोगे उतना सही रहेगा, याद हो जाएगा। वेरी लो प्रेशर पे ए की वैल्यू 0 इसलिए होती है क्योंकि कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और वेरी हाई प्रेशर पे ए की वैल्यू 0 इसलिए होती है क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है भैया, अब देखो जो वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, अभी आपने जो लिखा था यही वाला फिर से हम लिख देते हैं आप लोगों को। अब एक आध 2 पेज आगे बढ़ गए होंगे, इसलिए फिर से नए से P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी एन आर टी। ठीक है दोस्त, कितना क्लियर हो रहा है आपको वॉन डेर वाल इक्वेशन में? ए और बी का मतलब पता लगा, डेरिवेशन भी आएगा इसका, डेरिवेशन भी आएगा। अच्छा, वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो लिखी हुई है, अगर 1 मोल के लिए लिखोगे, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो प्रेशर की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू ऐसे लिखेंगे, a अपॉन, रुक जाओ, Vm स्क्वायर कर देंगे। Vm, तुम बोलोगे m क्यों लिखा, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा ना। अबे गैस अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएगा, Vm माइनस Nb
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nRT, या प्रेशर की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा nRT अपॉन Vm माइनस NB। रुक जाओ बे, गलती हो गई साले। अच्छा ठीक है, Vm माइनस B हो जाएगा ये, RT अपॉन Vm माइनस B माइनस A अपॉन Vm स्क्वायर, ठीक है। या P की वैल्यू हम ऐसे कह सकते हैं, देखो देखो मैथमेटिक्स लिखेंगे यार, ऐसे करेंगे, ध्यान से देखो, हम करेंगे RT अपॉन Vm और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस B अपॉन Vm की पावर -1। पूछ रहे हैं हम तुम लोगों से, हम लिख थोड़ी रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं, बताओ सही है कि गलत। थोड़ी मैथमेटिक्स जानते हो थोड़ी बहुत? नहीं समझ रहे हो कैसे लिखा? अरे नीचे से Vm कॉमन ले लिया तो 1 माइनस B बाई Vm आएगा, उसको ऊपर ले गए तो उसकी पावर -1 नहीं आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम बोलना चाह रहे हैं वॉन्डर वॉल है, अभी तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, बस 1 मोल गैस लिया हुआ है, अभी वॉन्डर वॉल चल रहा है। रुको 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 रुको, बाइनोमियल थ्योरम नहीं जानते हो तुम लोग, तो हम बता देते हैं क्या होती है, थोड़ी बहुत काम की जानते हो तो अच्छा है, जो लोग जानते हो वो लोग जानते होगे 1 माइनस एक्स टू द पावर -1, इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है, जो जानते हो बताओ, 1 प्लस, हाँ बताओ बताओ बताओ, एक्स, देखो साले अब नहीं बताते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन डैश डैश डैश। ये अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 है तो इसका एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल थ्योरम से। अब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना चाहते हो तो मैथ वाले सर से कांटेक्ट करना, वो पढ़ा देंगे। वैसे है अभी एक आध चैप्टर बाद आ रहा होगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, वो सब आएगा। नहीं जानते तो हमें भाई वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट डिराइव करनी है तो हम बताएंगे। देखो इधर, ये समझ में आ गया ना कहाँ से आया? अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से ऊपर ले चलेंगे लिखने के लिए। अब सुनिए, देखते रहो, थोड़ी देर देखो तुम लोग, बस देखो क्या चल क्या रहा है, मौज लो बैठ के, बस मजा आ रहा है ऐसे देखो, देखो तो थोड़ी देर ऐसे। हम एक काम करते हैं, Vm बाई RT उधर लिए जाते हैं, देखो तो साले, ये Vm बाई RT से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो Vm बाई RT से करोगे तो उधर आ जाएगा P Vm बाई RT और इज इक्वल टू, ये Vm बाई RT से करोगे कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस B अपॉन Vm। भैया तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी बीच में फिर बातें बातें कर लेना, फोन निकाल लेना, अभी जरूरी है क्या? 1 माइनस बी अपॉन Vm टू द पावर -1 और माइनस में क्या आ जाएगा, A अपॉन Vm RT। लो तुम बोलोगे ये कहां से आ गया, साले मल्टीप्लाई नहीं किए हो, Vm बाई RT उधर ले गए हो, मल्टीप्लाई किए हुए हो, तो इसमें नहीं आ जाएगा Vm बाई RT, तो क्या ऐसा ही लिखा है A अपॉन Vm RT? तुम लोग ऐसे चौंकते साले हो, ऐसे मतलब जैसे शॉकिंग सा लगता है, कुछ लोग ऐसा ऐसा, हाँ ऐसे चल ऐसे मतलब। तो पी Vm बाई RT जब हम लोग करेंगे इधर, और पी Vm बाई RT ऐसा रहने दो, इसको हम लोग Z भी कह सकते हैं अगर तुम्हारा मन करे तो, तुम्हें कोई दर्द ना हो तो। नहीं होगा अभी, रुक जाओ बताते हैं। पी Vm बाई RT, ठीक है, रुक जाओ, रुको, इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस B बाई Vm, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस B बाई Vm प्लस B स्क्वायर बाई Vm स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, ऐसे कर लो, डैश डैश डैश। इतना हो गया है तो बाइनोमियल वाला, लेकिन इसके बाद एक और ये टर्म बचा भी तो है, माइनस A अपॉन Vm RT। तुम बोलोगे सर इतना काहे डिराइव करवा रहे हैं हमको क्या साइंटिस्ट बनाना है? साले IT वालों ने पूछा है। तो ये आ जाएगा पूरा ये वाला। अभी रुको, तो ये जो P Vm बाई RT है, इसकी वैल्यू में काम करते हैं, यहाँ नीचे Vm आ रहा है ना, Vm वाला टर्म एक साथ ले लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा आ जाएगा 1, और 1 के साथ आप एक काम करो, ऐसे लिखो B माइनस
A/RT B माइनस A/RT बोले ना, तुम लोग देखते रहो कि हम क्या लिख रहे हैं, और 1/VM प्लस B²/VM², गलत लिख रहे हैं क्या? प्लस डैश 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 डैश, कहाँ टू आएगा भाई? ये गलत हमने ही लिखा है, टू आता ही नहीं इसमें। ये 1 + x + x² वो गलत लिखा है, टू आएगा ही नहीं, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। ये आता है, ठीक है, तो ये आ गया, और इसी को बोलते हैं वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो वॉन डेर वाल से ही वेरियल ने डिराइव किया, वो बोले कि ये हो जाएगा 1 + कैपिटल A, ऐसे रुक जाओ, नहीं ऐसे लिखा था, 1 को उन्होंने A कर दिया था, A + B/VM + C/VM² प्लस डैश डैश डैश, इसे बोलते हैं वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि डिराइव एक्चुअली में वॉन डेर वाल से ही होती है। IIT JEE में एडवांस में क्या पूछा गया था, बोला था कि सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू बताओ। फर्स्ट वेरियल कोएफिशिएंट 1 होता है, सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू B - A/RT होती है, ये पूछा गया है, इसलिए इसको डिराइव करवा दिया वॉन डेर वाल से। तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी ये नहीं पता था, बाइनोमियल थ्योरम, वो भी हिंट कर दिया आपको। बाकी वॉन डेर वाल में सिंपल सी मैथमेटिक्स से तो लगाइए, इधर इधर उधर साले अरेंज किया हुआ, कुछ ज्यादा जादूगरी थोड़ी की हुई, समझ रहे हो भैया? वेरियल इसलिए बता दिया क्योंकि JEE 2001 में पूरा डिराइव करके बोला था, डिराइव वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। पहले आता था ना जैसे डिस्क्रिप्टिव बोर्ड राइट करते हो, बोर्ड वैसे आता था, पूरा पेपर राइट करना होता था, IIT वाले प्रोफेसर चेक करते थे, एडवांस का पेपर है ना। तो फिर तब वो बोलते थे कि भैया वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखो, उन्होंने बोला था, बोले थे उससे लिख के आप लोग वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट डिराइव करो, डिराइव करने के बाद सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू बताओ। तो 6-7 मार्क्स का होता था पेपर, मतलब वो क्वेश्चन तो स्टेप्स पे मिलते थे, किसी ने सिर्फ वॉन डेर वाल लिख दिया 1 मार्क्स दे देते थे, वो वेरियल तक डिराइव करके आधा अधूरा पहुंचे हो तब भी थोड़े थोड़े रैम करके दे देते थे कि ले जाओ। फिर बाद में क्या हुआ, कॉपी कौन चेक करेगा ऐसे बार बार, नंबर क्राउड बढ़ने लगा लोगों को, तो क्या है कि फिर लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर दिया, ठीक है भैया। सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, अभी आएगा, क्योंकि यहीं से बॉयल्स टेम्परेचर आपको बताएंगे। अभी डिराइव करो, आप डिराइव करो आराम से, अब हम देखेंगे तुम लोग को, तुम लोग लिखो। रियल गैस है, अभी कैसे कर लोगे, आइडियल गैस में होता है ना, लिखो। PVM/RT की वैल्यू जो ये बता रहे हैं कि उसको हम लोग 1 कह सकते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि वो रियल गैस है, आइडियल गैस होती तो कर सकते थे। चलो जल्दी कॉपी करो इसको भैया, कॉपी करिए, कॉपी कर लिए क्या, बहुत तेज करते हो, करो भैया। और कोई, कब लिखोगे भाई, जल्दी करो। ये डेरिवेशन स्कूल लेवल में आता है? स्कूल वाले नहीं पूछेंगे इसको, कौन सा स्कूल में हो तुम? सेंट थॉमस? नहीं भैया उसमें क्या पूछेंगे, मतलब अब स्कूल वाले टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या पता पूछ ले, नहीं पूछेंगे। अब मतलब हमें क्या है ना कि तब आप तुम्हारे स्कूल में आए ना आए, दोस्त JEE में तो आया हुआ है इसलिए हम करा देते हैं, हमको क्या पता स्कूल में आया नहीं आएगा, आएगा। सर ये वेरियल इक्वेशन सर NCERT में नहीं दिया है ना? NCERT में नहीं है भैया, IIT JEE का, हाँ IIT में देखो, तुम लोग को एक और मिसकंसेप्शन तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है शुरू से। IIT वाले जब प्रोस्पेक्टस उठाओगे ना, जब फॉर्म आता है, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है 1 महीने में, नवंबर में आ जाएगा दिवाली के आसपास, तो वो लोग क्या कहते हैं, हमारा पूरा पेपर NCERT पैटर्न पे है, खुश हो जाओ एकदम खुश, NCERT पे पूरा पेपर बोलते हैं वो, और वहीं पे लिखे रहते हैं कि लेकिन हम अपने जो पुराने IIT के क्वेश्चंस दे चुके हैं उनको रेफरेंस मान सकते हैं, है ना। तो NCERT पढ़ के जाओ, लेकिन IIT में किसी भी लेवल पे कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको भी रेफरेंस आपको लेके चलना है। तो वेरियल इक्वेशन पूछी गई है, हाँ
सर जो पहले मतलब एनसीईआरटी चलती होंगी उनमें ये सब होता होगा फिर? नहीं, पहले कोई एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है वैसे, और शुरू से हम लोग के टाइम से अभी तक ऐसे ही है। हाँ, बहुत पहले के एनसीईआरटी का पता नहीं, लेकिन हो सकता है रहा हो। एनसीईआरटी पहले हाँ काफी मोटी मोटी भी आती थी, अब तो बहुत कंसाइज कर दिया, बहुत छोटा छोटा कर दिया है। हिस्ट्री वाली पहले जो है सब बताते थे, बहुत मोटी हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी होती थी, अब उसका हाफ आने लगी है। तो पहले रहा होगा, ठीक है, आप क्या करोगे। पहले आईआईटी जेईई में क्या होता था ना, लोग कई साल तैयारी करते थे, प्रिपरेशन। जैसे मेडिकल वाले कोई एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, देखो तुम लोग 5-5, 6-6 साल एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं लोग 12th के बाद। आईआईटी में भी ऐसे ही होता था कि 12th के बाद वो लोग बहुत दिनों तक तैयारी करते रहते थे। तो वो लोग इतना पढ़ लेते थे कि ये सब तो उनके लिए ऐसे फर्जी लगा, भाई डिराइव कर लेंगे ऐसे ही, वो ऐसे ही बता देते थे। सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट b - a/rt, और कुछ पूछो। तो फिर आईआईटी वाले और ज्यादा डिफिकल्ट उनके लिए पेपर बनाने लगे थे। फिर वो पेपर का लेवल ही, फिर वो सब कुछ पढ़ लेते थे 5 साल में, तैयारी वारी करके 2-4 साल जो भी लोग करते थे। तो उन्होंने बोला ऐसा है, एज लिमिट फिक्स कर दी। एज लिमिट नहीं, मतलब 2 साल अटेम्प्ट दे दिए कि 12th पास, तो सिर्फ 2 साल आप आईआईटी दे सकते हो। नहीं तो लोग पहले क्या करते थे, बीएससी करते थे। बीएससी जानते हो, ग्रेजुएशन, उसको करने के बाद आईआईटी राइट करते थे। बीएससी एमएससी करके भी कर सकते थे ना। तो उतना आईआईटी वाले परेशान हो गए, उन्हीं के प्रोफेसर लेवल का आदमी पेपर राइट कर रहा है तो क्या करेंगे फिर वो। तो वो सही हो गया कि 12th पास, मतलब एडवांस नहीं, जेईई मेन अभी भी राइट कर सकते हो। जेईई मेन लिमिट थोड़ी होती है। जो एनआईटीज में एडमिशन का क्राइटेरिया है, जेईई मेन वाली जो रैंकें होती हैं, उनमें अभी भी कोई मतलब वो नहीं है कि भाई आप एक ही अटेम्प्ट। जेईई एडवांस में सिर्फ 2 अटेम्प्ट में अगर आपका नहीं हुआ तो जेईई एडवांस, मतलब आईआईटी जो है, जो आईआईटी टैग वाला है, वो कॉलेजेस आपको 12th पास 2 बार ही आपको मौका मिलेगा। उसके बाद भी बहुत सारे लोग, ऐसा कुछ लोग होते हैं जेईई जिनकी किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई हेल्थ इश्यूज हो गए, भाई राइट नहीं कर पाए पेपर। अब नेचर में ऐसी चीजें होती रहती हैं किसी के साथ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। तो क्या होता है कि फिर वो लोग क्या हो, मतलब भाई आईआईटीज का तो कोई जरूरी थोड़ी कि आईआईटीज का पैकेज सबसे अच्छा हो। एनआईटीज बहुत अच्छी हैं, एनआईटीज है बहुत सारी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं बहुत सारी, इनका इवन आईआईटीज से भी अच्छा पैकेज है, प्लेसमेंट है, एलुमनाई डेटाबेस उनका बहुत अच्छा है। तो क्या होता है, लोग उन कॉलेजेस को प्रेफर कर लेते हैं, उनमें बहुत अच्छी चीजें हो जाती हैं। आईआईटीज टैग होता है, करे कॉन्फिडेंस भी रहता है उससे। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे हमने देखा था अभी लास्ट ईयर एक आया था, मतलब तो उसका क्या हुआ था, 3 ईयर हो गया था किसी वजह से। फर्स्ट ईयर में उसने, 12th में उसने सीरियसली दिया नहीं, 12th पास में उसने राइट किया, हो नहीं पाया, और कुछ ऐसी फैमिली की प्रॉब्लम्स हो गई थे एग्जाम के टाइम, तो उसने फिर एक बार और दिया। तो फिर 3rd अटेम्प्ट में उसका जेईई मेन में अच्छा आया, तो उसको अच्छा मिल गया कॉलेज, मतलब एनआईटीज अच्छी हो गई। अब ठीक है, लाइफ है उसकी, अपने हिसाब से चलेगी। तो चलो दोस्तों, ये वेरियल आ गया, तो लिखो फर्स्ट वेरियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1, सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, लिखो फर्स्ट वेरियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1। ये टाइम कितना हुआ है, टाइम बताओ भाई, तो 5 मिनट अभी। लिखो फर्स्ट वेरियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1, सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू b माइनस a/rt। फर्स्ट वेरियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1, सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू b माइनस a/rt। और यही सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछी गई है एक बार। अब एक बार पूछा गया था बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर सुनो, तुम लोग अभी इन्वर्जन भी नहीं जानते हो ना, क्रिटिकल भी नहीं जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट जानते हो सिर्फ, कोई बात नहीं। अच्छा, जब सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट 0 करते हैं, अच्छा मान लो सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 कर दो, मान लो, सिग्निफिकेंस अभी फिजिकली बता रहे हैं। सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 करोगे तो b इज इक्वल टू a/rt आ जाएगा। b इज इक्वल टू a/rt, तो यहां से t की वैल्यू क्या a/rt rb होगी, a/rb या a/br। तो बोलते हैं द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू, रुक जाओ पहले, सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट 0 करने के बाद जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आता है उसका नाम होता है बॉयल्स टेम्परेचर, BOY, है ना। लिखो बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट 0
Boyle's temperature can be calculated by putting second virial coefficient 0. Boyle's temperature can be calculated by putting second virial coefficient 0. Boyle's temperature can be calculated by putting second virial coefficient 0. हेलो ऑनलाइन वाले हो बे कि चलेगा तुम लोग? हेलो Yes, sir. यस सर है। Yes, sir, present, sir. अच्छा बहुत देर हो गया, कोई बोला नहीं बे उधर से। क्या हो गया भैया? कोई हमें कुछ कह दिया? बुरा लग गया क्या तुम लोग? नो सर। हैं? मतलब बुरा लग गया साले, बोलोगे नहीं तुम लोग? बोलते ऐसे ना, करो। आवाज नहीं आती ना। अच्छा अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये कॉपी हो गया भैया। सेकंड वेरिएंट कोएफिशिएंट 0 पुट करो, लिखो तो b माइनस ए बाई आर टी इज इक्वल टू 0 और t बॉयल की वैल्यू जो आएगी ऐसे। सर बॉयल्स टेम्परेचर सर, बॉयल्स की एक बार स्पेलिंग बोल दीजिए। BOY, हमें बॉयल्स लॉ नहीं जानते हो? t बॉयल वही वाला है। ओके सर। t बॉयल वो a अपॉन BR ये आएगा। यस सर। a अपॉन BR, ठीक है दोस्त? यस सर। अब देखिए एसी कुछ ऑन नहीं है क्या यार? चलो ये क्लियर हो गया आप? अच्छा ये क्लास कितने टाइम तक थी ये वाली? 40? अबे ये वाली क्लास थोड़ी देर ब्रेक करेंगे ना यार, थोड़ी देर ब्रेक लेंगे फिर आके पढ़ाएंगे। तुमको क्या लग रहा है छोड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है, वैसे भ्रम में ना रहो। तुम लोग पहली बार मिले हो 4 घंटे, अभी बहुत देखोगे धीरे धीरे तुम लोग। अच्छा तो ये a अपॉन BR हो गया। जल्दी में मत जाओ, अभी रुको। ये वेरियल कोएफिशिएंट समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आपको बताते हैं ये P Vm बाई RT की वैल्यू 1 नहीं होगी। अभी थोड़ी देर में इसको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपका वॉन डर वाल इक्वेशन और वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर से लिखिए अपनी कॉपी में इसको वाइंड अप करने के बाद। अच्छा डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर लिखो, या सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर, significance of Boyle's temperature, significance of Boyle's temperature, Boyle's temperature का significance। देखिए दोस्त लिखो, Boyle's temperature for a real gas may be defined as the temperature, Boyle's temperature for a real gas, Boyle's temperature for a real gas may be defined as, Boyle's temperature for a real gas may be defined as the temperature, Boyle's temperature for a real gas, Boyle's temperature for a real gas may be defined as the temperature at which, Boyle's temperature for a real gas may be defined as the temperature at which real gas behaves like ideal gas, the temperature at which real gas behaves like an ideal gas for real gas behaves like an ideal gas, real gas behaves like an ideal gas for wide range of pressure, for wide WIDE, for wide range of pressure, for wide range of pressure। बॉयल्स टेम्परेचर किसी भी गैस का, रियल गैस का वो टेम्परेचर होता है जिससे एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। अच्छा अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है तो Z की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। रुक जाओ हम बता रहे हैं आपको। जैसे हम सुन लो पहले, हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर P वर्सेस प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाया। अब Z वर्सेस प्रेशर ग्राफ Z इक्वल टू 1 पे क्या होता है? ऐसे और आता है, इसको आइडियल गैस बोलते हो, और यहाँ पे Z इक्वल टू 1 होता है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, हमने एक पर्टिकुलर गैस के लिए कई टेम्परेचर्स पे ग्राफ बनाए थे। ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, और एक ऐसे, सुनो आपको बनाने दो ऐसे,
काफी देर तक ऐसे ग्रेज करते हुए और ये ऐसे दिखाएंगे हम। रुकना अभी, हमको समझाने दो, हम बताएंगे, तुम लोग लिखो नहीं भाई। देखिए भैया ऐसे, रुको अभी, सुन लो मेरे दोस्त। अगर हम बोल रहे हैं आपसे कि एक पर्टिकुलर गैस है, फॉर अ पर्टिकुलर गैस, फॉर अ गैस ए एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1, T2, T3, T4 एंड T5, हम ये ग्राफ बना रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर गैस। तो T1, T2, T3, T4, T5, तो आप एक बात बताओ, क्या टेम्परेचर T3 को टी बॉयल बोल सकते हैं हम लोग? T3 को टी बॉयल इसलिए बोल सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर इस पर्टिकुलर गैस के लिए जहां पे एक वाइड रेंज ऑफ प्रेशर काफी दूर तक घसीटते हुए Z = 1 पे वाला ग्राफ जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू T3, ये वाला ग्राफ 3, उसको बोलते हैं टी बॉयल। टी बॉयल अगर आपको चेक करना है तो वो T3 होगा। इसका मतलब ये है सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि a real gas can behave like an ideal gas for a wide range of pressure। इसका मतलब है PV = nRT होल्ड करेगा। आप ध्यान से देखो, जो आपने रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखी थी, लेफ्ट साइड क्या होता था? PVm/RT इज इक्वल टू 1 प्लस समथिंग समथिंग होता था। तो भैया 1 प्लस B/VM प्लस C ऐसे करके जब तुम B की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो सेकेंड वेरिएबल कोएफिशिएंट 0 हो गया। बाकी वाले जो VM² है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर काफी बड़ा होने की वजह से VM², VM3, 1/VM², 1/VM3 वो भी नेग्लेक्टेड हो सकते हैं। तो इसका मतलब वेरियल इक्वेशन PVm/RT इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 पुट कर दो। नहीं समझ रहे हो भैया? तो एक तरह से वही तो होगा, Z = 1 पे ग्रेज करते हुए ग्राफ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्त? तो ये ग्राफ बनाओ, लिखो ये T3 जो है वो टी बॉयल के बराबर है। एक पर्टिकुलर गैस के लिए ग्राफ है, ग्राफ से समझ लो, एक पर्टिकुलर गैस के लिए ग्राफ है। T3 को टी बॉयल बोलेंगे क्योंकि Z = 1 वाली लाइन पे, थोड़ी तिरछी लाइन है लेकिन समझ लो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो, Z = 1 वाली लाइन पे, आइडियल गैस वाली लाइन पे वो ग्रेज करते हुए जा रहा है, ग्रेज घसीटते हुए। क्या भैया? सर वेरियल इक्वेशन में सेकंड कोएफिशिएंट के बाद सारे टर्म्स ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। सेकंड कोएफिशिएंट के बाद, सेकंड कोएफिशिएंट के बाद थर्ड कोएफिशिएंट 1/VM² आ रहा है, फिर 1/VM³ आ रहा है ना। तो अच्छा, सेकंड को सुनो तो साले, पहले B²/VM² आ रहा है, बताओ। B³/VM³ आ रहा है, बताओ बच्चा। अब एक बात बताओ, जो स्मॉल b होता है एक मॉलिक्यूल के साइज की बात करते हैं हम लोग, और जो Vm होता है वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम की बात करते हैं। तो B तो वैसे ही मॉलिक्यूल के साइज की वजह से बहुत छोटा है, और कंटेनर के वॉल्यूम का स्क्वायर करोगे तो ये पूरा टर्म और छोटा नहीं हो जाएगा? यस सर। आप समझ में आया? सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट के बाद थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ वेरियल कोएफिशिएंट एंड सो ऑन वो 0 क्यों है? क्योंकि जो छोटा है B बहुत छोटा होता है, तो छोटे का स्क्वायर या क्यूब करोगे और छोटा हो जाएगा, और Vm काफी बड़ा है, उसका स्क्वायर करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। 0.01 का स्क्वायर करोगे तो 0.0001 होता है ना, और 100 का स्क्वायर करोगे तो 10⁴ होता है। तो ये जब इनका स्क्वायर करते जाओगे न्यूमरेटर इवन स्मॉलर होता जाएगा, डिनोमिनेटर और बल्कियर होता जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म, हायर टर्म्स नेग्लेक्ट होते चले जाएंगे। तो हमने सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 कर दिया, तो बाकी वाले ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली 0 हो गए। तो फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर a real gas can behave like an ideal gas। जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उस टेम्परेचर को बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं। अच्छा, ये पर्टिकुलर गैस T1 और T2 पे कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती है ना, ये तो बताया हुआ है ना आपको। T3 पे भी लिक्विफाई नहीं हो पाएगी क्योंकि नीचे थोड़ी आया ग्राफ। बॉयल्स टेम्परेचर पे भी गैस कभी लिक्विफाई नहीं होती, बॉयल से लोअर टेम्परेचर लिक्विफाई हो सकती है ना, बाय एडजस्टिंग प्रेशर वैल्यूज। कितना क्लियर हो गया? अब आप लोग एक काम करो, कितना टाइम हो गया भैया? ब्रेक ले लो 10 मिनट का।
मैक्सिमम 12 मिनट्स का, फिर आ जाना आप लोग ऑनलाइन वालों, ठीक है? ब्रेक लेके 12 मिनट बाद ज्वाइन करना, ठीक है? थैंक यू। Yes, sir. ओके सर। बताओ एक्सक्यूज मी सर। क्या हाँ होता? सर, सर मैं बीच में थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था सर। जैसे आपने बी की वैल्यू बताई थी, वैसे सर ए की भी वैल्यू होती है। नहीं बेटा, एक नहीं होती ओके वैल्यू। चलो ठीक है दोस्त, ब्रेक ले लो। ठीक है, ब्रेक ले लो। थैंक यू।